हेलो बालक, हमारे प्रीवियस क्लास में हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को कंप्लीट किया था। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में हमारे पास स्टेबिलिटी था, ग्रोथ था और रिट्रेंचमेंट था। तो वी आर डन विद द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, राइट? नाउ वी हैव अनदर टॉपिक कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को अगर हम दो हिस्से में बांट देते हैं, जो पहला सेक्शन है आपका, उसमें आप रख सकते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को, जिसमें तीन ऑप्शन हैं आपके पास, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट। और ये सेकंड आपका हिस्सा जो है दैट इज योर स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस के अंदर आपको चार मैट्रिसेस को कवर करना है, चार मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को समझना है। चलो बात करते हैं इसके बारे में कि ये है क्या और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। अब अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरे टॉपिक को ही हम क्या करते हैं, ट्रिपल स्टार करके रखते हैं। और दो ही मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी एंड सेकंड वन इज द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। इसके अंदर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अब मुझे ये बताओ कि स्ट्रेटेजिक का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी। व्हाट डज इट मीन बाय ऑप्शंस? ऑप्शंस का मतलब है ऑल्टरनेटिव्स, राइट? ऑल्टरनेटिव्स। सो क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं? आपको अपने प्रोडक्ट और बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करने पड़ सकते हैं। और किस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी आप अप्लाई करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो आपको ये डिसाइड करना होता है। सर्टेनली आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को एनालाइज करना होगा और देन यू विल हैव टू डिसाइड कि आप किस तरह की स्ट्रेटजी को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अब ये जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है, दिस टॉपिक इज बेसिकली पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये टॉपिक किस चीज की बात करता है? पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करता है। पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो को एनालाइज करना, राइट? तो एज अ बिजनेस, मान लो अगर आप एक मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज हो, आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में किस बिजनेस को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस बिजनेस को डाइवेस्ट करना चाहिए, इसका डिसीजन आप कैसे लोगे? इसका डिसीजन आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज ना करो। तो वी हैव सर्टेन पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स अवेलेबल विद अस। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स की मदद से हम पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकते हैं और फिर उन टूल्स की मदद से पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के बाद हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस, वेयर यू विल एनालाइज योर बिजनेस पोर्टफोलियो एंड फिर आप ये डिसाइड करोगे वेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हाट टू डाइवेस्ट, राइट? एंड दैट व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। क्या कह रहे हैं देखो, इन ऑर्डर टू डिजाइन द बिजनेस पोर्टफोलियो द मैनेजमेंट मस्ट एनालाइज इट्स करंट बिजनेस पोर्टफोलियो। तो अगर आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डिजाइन करने की बात करते हो तो आपको अपने करंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करना होगा, क्योंकि जब आप करंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करोगे तभी आप ये समझ पाओगे कि कहां इन्वेस्टमेंट करना है और किसको डाइवेस्ट करना है। एंड डिसाइड विच बिजनेस शुड रिसीव मोर, लेस और नो इन्वेस्टमेंट। अब किसी बिजनेस में हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, किसी बिजनेस में हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, किसी बिजनेस में हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा बिजनेस जहां से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्या उसमें इन्वेस्ट करोगे? हाँ बोलोगे, हाँ सर उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा बिजनेस जहां आपको मार्जिनल प्रॉफिट आ रहा है या प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, तो आप उसको रखना चाहोगे? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, मतलब रिटर्न तो आना चाहिए ना, जस्टिफाइबल आरओआई होना चाहिए। अगर जस्टिफाइबल आरओआई नहीं है तो फिर उस बिजनेस में कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है हम अपने आप को वहां से विड्रॉ कर ले। तो ये पता कैसे चलेगा आपको कि विच बिजनेस इज जनरेटिंग प्रॉफिट एंड विच इज नॉट? तो आपको अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना होगा। डिपेंडिंग अपॉन एनालिसिस, मैनेजमेंट मे डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स और बिजनेस टू द फर्म्स पोर्टफोलियो। इसी एनालिसिस के आधार पे हम अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हमें, लेट्स से, हमें नए मार्केट में जाना चाहिए या नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए और सो ऑन। There are a set of models that help strategists in taking strategic decisions with regard to the individual product or business in a portfolio. तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बिजनेस के रिगार्डिंग हम क्या डिसीजन लें और कैसे डिसीजन लें, इसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल है।
जिनको हम पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स कहते हैं। तो फॉर दैट पर्पस टूल्स आर अवेलेबल। थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन करो, जरा ध्यान देना यार। देखो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे आपके घर में, अब तो नहीं होता लेकिन होगा, पुराना एल्बम तो होगा ही होगा। आज के डेट में तो आपके फोन में फोटो होता है, करेक्ट? डिजिटल कैमराज हैं हमारे पास। वी डू नॉट हैव टू स्टोर इट इन फिजिकल फॉर्म। बट पहले क्या था कि पहले प्रिंटेड फोटोग्राफ्स ही लोग रखते थे घर में, और उसके लिए हम एक एल्बम यूज करते हैं, और एल्बम में उन फोटोग्राफ को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, करते हैं ना। तो दैट एल्बम इज नथिंग बट अ पोर्टफोलियो। वो किस चीज का पोर्टफोलियो है? फोटोग्राफ्स का पोर्टफोलियो, करेक्ट? सो वो फिजिकल फॉर्म में है, तो क्या वर्चुअल फॉर्म में पोर्टफोलियो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने फोटो को अरेंज करके अपना, लेट्स से आपने अपने फोटो को अरेंज करके एक जगह रख दिया, तो वो भी पोर्टफोलियो है। आप शेयर पोर्टफोलियो की बात करो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है? तो जब आप शेयर, जैसे आज की डेट में ट्रम्प मूड चल रहा है, हम कहते हैं सारे एनालिसिस फेल है। अगर आपको रियल एनालाइज करना है तो ट्रम्प साहब के मूड को एनालाइज करो, है ना? पता नहीं कब क्या लेके आते हैं वो। सो टैरिफ का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, और आप कह सकते हैं एक ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है, या हो चुका है टू सम एक्सटेंट, जब तक बायलैटरल टॉक्स नहीं होते कंट्रीज के बीच में। सो एनीवे, शेयर मार्केट्स की हम बात करते हैं, तो यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट्स, तो आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने इन्वेस्टमेंट को। उसका रीजन है कि आप रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो डाइवर्सिफाइड आपका शेयर्स हैं, जो आप अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, उसको क्या बुलाते हो आप? शेयर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, शेयर पोर्टफोलियो। लाइकवाइज व्हेन यू आर अ मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट एंटरप्राइजेस, मतलब आपके मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, तो उस कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो होगा, एंड दैट पोर्टफोलियो इज कॉल्ड एज बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस में कितने, आपके एंटरप्राइज में कितने बिजनेसेस हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो दीज आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ बिजनेस या प्रोडक्ट, आप बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन ऑफ बिजनेस या प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, नेस्ले की बात कर लो। नेस्ले के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे। नेस्ले की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट को ले लिया, नेस्टी है, नेस्कैफे है, सेरेलैक है, नेस्ले बटर है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये नेस्ले के ही प्रोडक्ट है, तो ये नेस्ले का क्या होगा? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कहलाएगा। बड़ा सिंपल है। अपने आसपास किसी भी ब्रांड को देख लो, उसके जो प्रोडक्ट आपको दिखेंगे ना, वो आप उसका क्या बोल दोगे? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोल दोगे, राइट? अब इन बिजनेस पोर्टफोलियो को हमें क्या करना होता है? एनालाइज करना होता है। सपोज नेस्ले को अगर ये डिसीजन लेना हो कि कहां इन्वेस्ट करें, किसको डाइवेस्ट करें, तो नेस्ले कैसे लेगा? तब तक नहीं ले सकता जब तक इन कंपनीज को, इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज ना करे। ये ना देखिए कि ये प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे, ये ना देखे कि इन प्रोडक्ट का मार्केट शेयर क्या है, ये कितना प्रॉफिट हमें दे रहे हैं। जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करोगे ना, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इस पोर्टफोलियो को मैं कैसे एनालाइज करूं? फॉर दैट पर्पस वी हैव बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। उसी को हम पोर्टफोलियो एनालिसिस कहते हैं, और इसके लिए हमारे पास कई सारे टूल्स अवेलेबल है। अब सवाल आता है अगला कि ये पोर्टफोलियो एनालिसिस हम करते ही क्यों हैं? वाई वी डू पोर्टफोलियो एनालिसिस? पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट टू डाइवेस्ट, किसको हमें बंद कर देना चाहिए, किस बिजनेस को हमें बंद कर देना चाहिए, किस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू डाइवेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, कहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, कहां कम इन्वेस्टमेंट करें, कहां बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट ना करें। ये सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के आधार पर, अदरवाइज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, गलतियां होंगी आपसे, राइट? सो यू हैव टू सी दैट। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैडबरी। अब कैडबरी का यूके में कॉन्फेक्शनरी का और सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस था। अब इनका कॉन्फेक्शनरी का जो आरओआई है, दैट आरओआई इज हाई, तो हाई आरओआई को वहां से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में दे वर जनरेटिंग मार्जिनल प्रॉफिट। नाउ सी, कैडबरी के लिए ये दोनों ही बिजनेस क्या था? लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दोनों ही लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट से दे एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जाहिर सी बात है वो हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। अगर उन्हें हाई रिटर्न नहीं मिल रहा है सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस से, तो ये सोचने पे मजबूर होंगे, और एग्जैक्टली यही हुआ। अब कैडबरी का कहना था, कैडबरी शॉप्स का, कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस से वी आर गेटिंग मार्जिनल प्रॉफिट, सो इनफ आरओआई इज नॉट जनरेटेड, बीइंग जनरेटेड। तो मेरा तो रिसोर्स फंस गया ना, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया बट आई एम नॉट गेटिंग सफिशिएंट रिटर्न, तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है?
तो जैसे ही आप दोनों को एनालाइज करते हो, कॉन्फेक्शनरी एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस को, यू कम टू अ कंक्लूजन दैट द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस इज जनरेटिंग मार्जिनल प्रॉफिट, दिस मस्ट बी डाइवेस्टेड। कैडबरी ने क्या किया, इस बिजनेस को डाइवेस्ट कर दिया, ठीक है, हटा दिया, बंद कर दिया, बेच दिया। जब इसने इसको डाइवेस्ट किया तो यहां जो रिसोर्स फंसा हुआ था कैडबरी का, वो रिसोर्स फ्री हुआ और उस रिसोर्स को उन्होंने क्या किया, कॉन्फेक्शनरी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। सो व्हाट टू डाइवेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप पोर्टफोलियो को एनालाइज ना करो, ठीक है। सो अब पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। अगर आप सिंगल बिजनेस में हो, सिंगल प्रोडक्ट में, तो फिर आपके पास तो पोर्टफोलियो ही नहीं है, और जब आपके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या करोगे। मान लो आपके पास एक ही शेयर है, एक ही शेयर में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो क्या वो पोर्टफोलियो होगा? नहीं। पोर्टफोलियो तो तब होता है व्हेन योर इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाइड, आपने मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है। तो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल बिजनेस कंपनी के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखना है। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मल्टी बिजनेस, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज, जिनके मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होते हैं। अब अगला सवाल आता है, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो वी हैव पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स अवेलेबल विद अस। अब वो टूल्स में क्या क्या है हमारे पास, देखो, एक तो हमारे पास है ईगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। कुछ याद आया? हाँ सर, हमने इसको पहले भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, सेम चीज है, रिपीटेशन है। सेकंड है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, थर्ड है एडीएल मैट्रिक्स, फोर्थ है जी मैकिन्जे मैट्रिक्स। ये चार मैट्रिसेस हैं आपके पास, जिन चार मैट्रिसेस की मदद से यू डू द पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब यहां ना इन चारों मैट्रिक्स से बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। दैट इज द रीजन कि मैंने आपको पूरे टॉपिक को ही ट्रिपल स्टार करके बोला है। इनसे क्या बनाए जा सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और एक जगह से तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है और एग्जाम में आ भी चुका है। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स से। मैं आपको शो करूंगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज 4 टॉपिक्स। यहां से बड़े इंटरेस्टिंग सवाल बनाए जा सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बनाए जा सकते हैं, बट है बहुत सिंपल चीज, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, है ना। ना सी दिस, एक टाइम था ना कि ये मैट्रिक्स से क्वेश्चंस बड़े आते थे, बहुत लगातार आते रहते थे, क्योंकि ये एक चैप्टर को ही डोमिनेट करता था। बट वो थोड़ा पुराना टाइम है ना, पहले का टाइम था, जब सिलेबस, ओल्ड सिलेबस कह सकते हो आप इसको, ओल्ड टू ओल्ड सिलेबस आप इसको कह सकते हो। बट अब जो है ऐसा नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट है ना चैप्टर पे, वो बड़ा लिमिटेड है, बिकॉज 2 मेजर कॉन्सेप्ट डाल दिए गए। एक तो आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आ गया इस चैप्टर में, जो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और फिर स्ट्रेटजिक ऑप्शंस आया, तो ऑप्शंस का इम्पैक्ट थोड़ा, मैट्रिक्स का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ है। सो नाउ सी दिस, जो पहला मॉडल है हमारा, दैट मॉडल इज एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है, इसको गौर से देखो कि दिस इज अ ग्रोथ मैट्रिक्स। तो पहला मॉडल हमारा एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है, तो दिस इज अ ग्रोथ मैट्रिक्स। ग्रोथ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ ना, देखो इसका नाम ही है ना ग्रोथ मैट्रिक्स, ग्रोथ नाम ही है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो आप क्या कहते हैं सर, अगर ग्रोथ नाम ही है इसका, तो इसका मतलब ये क्या देगा, ऑप्शंस फॉर ग्रोथ। क्या देता है ये, ऑप्शंस फॉर ग्रोथ। यानी कि इस मैट्रिक्स में ग्रोथ के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अब जब ये जो मैट्रिक्स है, ये दो एस्पेक्ट को यहां हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड मार्केट को, 2 डायमेंशन है। अब प्रोडक्ट एंड मार्केट के टर्म्स में ग्रोथ के क्या ऑप्शंस, नाम से बहुत कुछ पता चलता है, ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट एंड मार्केट के टर्म्स में ग्रोथ के क्या ऑप्शंस, ये मैट्रिक्स हमें बताता है, जो किसने दिया था, ईगर एंड सॉफ्ट ने दिया था। तो दिस मैट्रिक्स वाज प्रपोज्ड बाय ईगर एंड सॉफ्ट, which is based on product and market and which gives options for growth in terms of product and market. तो प्रोडक्ट एंड मार्केट के टर्म में हमारे पास क्या ऑप्शंस ऑफ ग्रोथ है। अब यहां 2 स्केल ले लेते हैं हम। जैसे प्रोडक्ट है ना, तो हम कहते हैं या तो प्रोडक्ट, हम नया प्रोडक्ट से ग्रोथ करें, या सेम प्रोडक्ट से हम ग्रोथ करें। इसका कोई तरीका नहीं हो सकता ना, या तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें ग्रोथ करने के लिए, या हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है हम उस पर ग्रोथ करें। लाइकवाइज मार्केट में भी वही चीज है, या तो हम नए मार्केट में चले जाएं, या जो अभी जिस मार्केट में है उसी में ग्रोथ करें। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग हो सकता है, प्रोडक्ट न्यू हो सकता है, मार्केट एग्जिस्टिंग हो सकता है, मार्केट न्यू हो सकता है। तो दो का आपको स्केल दिख रहा है ना, तो इसीलिए 2x2 4 सेल का ये मैट्रिक्स बनता है,
और 4 सेल हैं तो आपको 4 स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ये मैट्रिक्स देता है। 4 स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ये मैट्रिक्स आपको देगा। नाउ सी दिस, लाइक वी हैव प्रोडक्ट में बी एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट में बी न्यू। मार्केट है हमारे पास, तो मार्केट भी एग्जिस्टिंग हो सकता है और मार्केट भी न्यू हो सकता है। इसके आधार पे हमारा क्या हुआ, एक 4 सेल का मैट्रिक्स बन गया। एग्जिस्टिंग का मतलब है सेम होना। अब देखो, पहला जो ऑप्शन बनता है हमारा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं। और जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ाना चाहोगे तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। इसको क्या कहते हैं हम, मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। पेनिट्रेशन वर्ड का क्या मतलब है, पेनिट्रेट करना। हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग डीप डाउन इनटू मार्केट, मतलब रीचिंग एवरी कस्टमर, हर एक कस्टमर तक पहुंचना। आप डीप डाउन पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो मार्केट को, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। So market penetration is the strategy where we focus to increase our sale of existing product in existing market. Correct? जब हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन मार्केट नया हो जाता है, तो जब प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन मार्केट नया हो जाता है, तो प्रोडक्ट तो सेम है बट मार्केट नया है, तो जैसे ही मार्केट नया होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मार्केट डेवलपमेंट। इसका मतलब हम क्या डेवलप कर रहे हैं, हम मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। तीसरा जाओ, अब मार्केट एग्जिस्टिंग है बट प्रोडक्ट नया है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। और चौथे केस में जब हमारे पास दोनों चीजें नहीं थी तो हमने उसको क्या बोल दिया, डाइवर्सिफिकेशन बोल दिया। राइट? इस तरह से हमारे पास कितने सेल बन गए, 4 सेल हमारे पास बन गए। अब देखो, गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो 4 सेल हैं हमारे पास, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, इसको अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या दिखता है कि इसमें से ये जो 3 सेल है, ये तीनों, इसमें कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग है, समथिंग इज एग्जिस्टिंग इन तीनों में, जिसको मैंने येलो से कलर किया है। इसमें कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट या मार्केट या दोनों, या तो प्रोडक्ट या मार्केट या दोनों क्या हो, एग्जिस्टिंग हो, तो उसको हम इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है अपने ऑपरेशंस की इंटेंसिटी को बढ़ाना। मार्केट पेनिट्रेशन में आपका दोनों एग्जिस्टिंग है, तो आप एडवर्टीजमेंट वगैरह का इस्तेमाल करके सेल बढ़ाते हो, यानी कि आप इंटेंसिफाई कर रहे हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपका मार्केट एग्जिस्टिंग है और मार्केट डेवलपमेंट में आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। इन तीनों में आपका देखोगे कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग है, तो इसको कहते हैं इंटेंसिफिकेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिफिकेशन। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। और अगर दोनों ही नया हो, प्रोडक्ट एंड मार्केट बोथ न्यू, then that is called as diversification। तो यहां से हमें क्या मिलता है, तो इगरेंस ऑफ मैट्रिक्स से हम देखते हैं कि ग्रोथ हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में या तो प्रोडक्ट या मार्केट या दोनों एग्जिस्टिंग होगा, या एंड डाइवर्सिफिकेशन के केस में दोनों नया होगा। तो इंटेंसिफिकेशन में हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज आ जाती है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। करेक्ट? अब सवाल आता है इन स्ट्रैटेजीज को हम अचीव कैसे करते हैं। देखो, पहला हमारे पास है मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आप मार्केट पेनिट्रेशन को देखो तो हम कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो वी से दैट थ्रू एडवर्टीजमेंट। हमने अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। जब हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, कस्टमर विल बिकम अवेयर ऑफ आवर प्रोडक्ट, और कस्टमर जब हमारे प्रोडक्ट को लेके अवेयर होंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, हमारी सेल बढ़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द एडवर्टीजमेंट। इससे हम अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स, अगर मान लो आपका प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, सब इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट ऑफर कर सकते हो, ताकि जो लो इनकम ग्रुप है या जो कम पैसे खर्च कर सकते हैं वो लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीद सके। सेल्स प्रमोशन को हम यूज कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन के थ्रू भी हम अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं टू इंक्रीज द सेल ऑफ आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या है, पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू मार्केट। पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू मार्केट मींस रीचिंग टू एवरी कस्टमर। ये हमारा हो गया पहला मार्केट पेनिट्रेशन। सेकंड आ जाओ मार्केट डेवलपमेंट। जब आप मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हो ना, तो इसका मतलब आप नए मार्केट को क्रिएट करने की बात कर रहे हो। तो नए मार्केट को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आई होप आपको याद आ रहा होगा, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। सो देयर आर सेवरल वे। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब हुआ कि सेम प्रोडक्ट होगा लेकिन मार्केट नया होगा। प्रोडक्ट सेम होगा लेकिन मार्केट नया होगा। तो नया मार्केट कैसे क्रिएट हो सकता है, तो एक तो ऑप्शन हो गया न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट। आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, आप यूएस चले गए, तो ये क्या हो गया, न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट हो गया।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑनलाइन मार्केट। जैसा मैंने कहा था, आप ब्रिक एंड मोटर टाइप है, ऑफलाइन स्टोर है, अब आपने क्या किया, ऑनलाइन अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया, अपना ई कॉमर्स लॉन्च कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केट। पैकेजिंग एंड प्राइसिंग, याद करो मैंने सिखाया था आपको, पैकेजिंग एंड प्राइसिंग से भी मार्केट क्रिएट किया जा सकता है। वो प्रोडक्ट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, आपने क्या किया, उसका छोटा पैकेट लॉन्च कर दिया जो कम प्राइस में आता है, तो कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया। सो पैकेजिंग एंड प्राइसिंग से भी मार्केट क्रिएट हो सकता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भी आप न्यू मार्केट को एक्सेस करते हैं, तो न्यू मार्केट का डेवलपमेंट हो सकता है। आपको याद होगा मैंने आपको टाटा टी का एग्जांपल बताया था यूपी के रूरल एरिया में, वो क्या है बेसिकली, वो क्या है, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं क्या करने का, मार्केट को क्रिएट करने का। ये हो गया आपका मार्केट डेवलपमेंट। थर्ड में आ जाओ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको खास करके एक चीज को लेके बहुत कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है, दैट इज द रिवाइज्ड प्रोडक्ट। आपको मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, आपको याद होगा कि अगर मैं कहूं कि आईसीआई लॉन्चेस रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल, बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी है, आप क्या बोलोगे, सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। क्यों बोलोगे ऐसा, क्योंकि मार्केट तो सेम है, मार्केट सेम है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, तो वो क्या ट्रीट होगा, एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ट्रीट होगा। सो प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है लार्ज स्केल पे, प्रोडक्ट को रिवाइज किया जा रहा है या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, दोनों ही सिचुएशन में वो क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। सो न्यू प्रोडक्ट हो या क्या हो, रिवाइज्ड प्रोडक्ट हो, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या काम है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, एंड दिस इज द रिस्कीएस्ट वन। ये क्या होता है, रिस्कीएस्ट स्ट्रेटेजी होता है आपका। तो इस तरह से देखो, दिस इज योर ईगर आंसर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, एज सिंपल एज इट इज। प्रोडक्ट में भी न्यू एग्जिस्टिंग, मार्केट में भी न्यू एग्जिस्टिंग, आपके पास 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मिलते हैं, जिन 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को आपको देखना है, राइट, और आप डिफरेंट सिचुएशंस में इन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम पहला देखें। तो पहला हमारे पास क्या है, एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। द एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स प्रपोज्ड बाय ईगर एनसॉफ, किसने दिया था भाई, ईगर एनसॉफ ने दिया था, इज अ यूजफुल टूल दैट हेल्प्स बिजनेस डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी को आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईगर एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विद द यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, a business can get a fair idea about how its growth depends upon its market in new or existing product, in both new and existing market. तो न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट के टर्म्स में हमारे पास क्या ग्रोथ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसका पता चलता है। द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी। वी नो दैट, शुरू में ही बोल दिया था मैंने आपको, दिस इज नथिंग बट अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल। देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट हो सकता है, मार्केट एग्जिस्टिंग हो सकता है, न्यू हो सकता है। जब दोनों एग्जिस्टिंग है तो मार्केट पेनिट्रेशन, जब प्रोडक्ट नया है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब मार्केट नया है तो मार्केट डेवलपमेंट, और जब दोनों नया है तो डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो हमने दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया। हमने क्या कहा कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये तीनों, ये क्या है, ये इंटेंसिफिकेशन। सर हमने ये सब पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ ग्रोथ में, हाँ बालक वही चीज है, सेम चीज है, इट्स सेम थिंग। तो पहला देखो, द फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन। क्या कहता है मार्केट पेनिट्रेशन, तो हम कहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम बेचते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। ये क्या है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम अपने एग्जिस्टिंग, हमारा फोकस कहां होता है, हम अपने सारे रिसोर्सेज को कहां लगाते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में। इन एग्जिस्टिंग मार्केट हम अपने सारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। इट इज अचीव्ड बाय मेकिंग मोर सेल्स to present customers without changing products in any major way. Now see this statement carefully. More sale, right, to present customer. Present customers को हम अपनी सेल, present customer में ही हम अपनी सेल को बढ़ाते हैं। याद रखना, प्रेजेंट कस्टमर, न्यू कस्टमर्स नहीं, क्योंकि अगर न्यू कस्टमर्स हुआ तब तो फिर नया मार्केट बन गया, फिर ये मार्केट पेनिट्रेशन नहीं रहा। तो प्रेजेंट कस्टमर्स में ही हमें अपने सेल को बढ़ाना है, पहली बात। न्यू कस्टमर नहीं, प्रेजेंट कस्टमर में ही हमें अपने सेल को बढ़ाना है। दूसरी बात, विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट इन अ मेजर वे, बिना प्रोडक्ट को मेजर वे में चेंज किए हुए, क्योंकि अगर मैंने प्रोडक्ट को मेजर वे में चेंज किया तब तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी आपने सीखा था ना, रिवाइज होता है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को हम बढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कस्टमर को बेच के, बिना प्रोडक्ट को किसी भी तरह से मॉडिफाई करके। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है
कि एक मान लो टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर है, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर। अब टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर क्या कहता है, ये एडवर्टाइज करता है कि ट्वाइस ब्रश योर टीथ ट्वाइस टू गेट फ्रेश ब्रेथ। ये कहता है ब्रश टीथ ट्वाइस टू गेट फ्रेश ब्रेथ। अब क्या हो रहा है, जरा गौर करो, क्या करने को मोटिवेट कर रहे हैं, 2 बार ब्रश करने को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड मान लो एक कंज्यूमर है, अगर वो 1 महीने में 1 ट्यूब यूज कर रहा था उस टूथपेस्ट का, तो अब वो अगर 2 बार ब्रश करता है तो 1 महीने में 2 ट्यूब यूज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंजम्पशन है टूथपेस्ट का, वो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ा, इसका मतलब कंपनी की सेल क्या हो गई, बढ़ गई। अब जरा गौर करो, क्या उसने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया, नहीं, सेम प्रोडक्ट है। क्या वो नए कस्टमर के पास गया, नहीं, सेम कस्टमर है। उसने क्या किया, कंजम्पशन बढ़ा दिया। कंजम्पशन कैसे बढ़ाया, ये प्रमोट करके कि 2 बार ब्रश करो आप। जब 2 बार लोग ब्रश करना शुरू करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंपनी की सेल बढ़ गई, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में मेरा कस्टमर भी एग्जिस्टिंग होगा, मेरा प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग होगा। ना ही मैं प्रोडक्ट को मॉडिफाई करूंगा, ना ही मैं नए कस्टमर के पास जाऊंगा, और एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को हम बढ़ाते हैं, अप्लाइंग वेरियस टेक्निक्स। इंक्रीजिंग कंजम्पशन इज वन ऑफ द वे। Penetration might require greater spending on advertising and personal selling, and this will happen, right? तो आपको एडवर्टीजमेंट में तो पैसा लगाना होगा। Overcoming competition in a mature market requires an aggressive promotional campaign supported by a pricing strategy designed to make the market unattractive for competitors, and penetration is also done by effort on increasing usage by the existing customer। ये वाला एग्जांपल कंजम्पशन वाला है ना, ये इसका एग्जांपल हमने क्या देखा, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर वाला एग्जांपल ये हो गया, कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं। सो आपको आपका हेवी इन्वेस्टमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, और आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बढ़ाते हैं। स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। द सेकंड वन इज मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में मेरा मार्केट क्या होगा, न्यू होगा, न्यू मार्केट होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मेरा सेम होगा, प्रोडक्ट मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा। मार्केट नया होगा लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, एग्जिस्टिंग होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट। तो हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अब कहां लेके जा रहे हैं, न्यू मार्केट में लेके जा रहे हैं। हम ज्यादा रेवेन्यू चाहते हैं तो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट जो है उससे हम अलग हटके न्यू मार्केट में लेके जा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ by identifying and developing new markets for current company product। जैसे मैंने आपको कहा था कि सपोज हमने कहा कि हमारा प्रोडक्ट है ऑफलाइन बिक रहा है, तो हमने क्या किया, ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, तो वी एंटर्ड इनटू द न्यू मार्केट। हमारा प्रोडक्ट है दिल्ली में बहुत अच्छा बिक रहा है, हमने कोलकाता में लॉन्च कर दिया, सो दैट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, न्यू मार्केट। दिस स्ट्रेटजी में बी अचीव्ड थ्रू न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, नए ज्योग्राफिकल मार्केट में जा सकते हैं, अब पैकेजिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम एक्सेस कर सकते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज की मदद से भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर्स को। तो ये सारे तरीके हैं हमारे पास न्यू मार्केट को क्रिएट करने का। न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट हो गया, पैकेजिंग हो गया, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, प्राइसिंग हो गया, जो मैंने आपको प्रीवियसली डायग्राम पे बताया था। आपको बस ये याद रखना है, भूलना मत, कि कैसे हम नए मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। दिस माइट बी अ क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने कहा था कि हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट हो, नया प्रोडक्ट हो, या फिर क्या हो, रिवाइज्ड प्रोडक्ट। दैट विल बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मार्केट क्या रहता है, मार्केट रहता है एग्जिस्टिंग, मार्केट चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा न्यू या प्रोडक्ट हो जाएगा रिवाइज्ड, राइट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर बिजनेस इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। सो नए प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ by offering modified or new product to the current market। क्या कहा हमने, modified or new product into the current market। This strategy may require the development of new competencies and require business to develop modified product which can appeal to existing markets। Simple है, as it is, दिमाग में रखना, बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। And the last one is diversification, new products into new market। क्या कहा था हमने, new products in new markets। Now it is a strategy by starting up और एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। या तो हम स्टार्टअप कर रहे हैं या एक्वायर करके हम कर सकते हैं ऐसा, बट हम अपने करंट
प्रोडक्ट या करंट मार्केट से बिल्कुल अलग जाके हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट भी नया होगा और हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, नया होगा. दिस इज रिस्की because it does not rely either on the company's successful product or its position in established market. तो हमने जो हमारा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में, इससे अलग हट के हम बिल्कुल नया प्रोडक्ट और नए मार्केट में जा रहे हैं, तो यहां रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है. टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इनटू मार्केट्स इन विच इट हैज लिटिल और नो एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई रिस्क इज व्हाट, हायर. ठीक है. इज इट परमानेंट? मान लो आपसे पूछ दिया जाए प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी इज परमानेंट, आप बोलोगे नो, इट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. मार्केट चेंज होता रहता है, मार्केट कंडीशन चेंज होते हैं, अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी भी चेंज होती है. कोई स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं होता, कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, कोई भी स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं होता. तो ये आपका पहला मैट्रिक्स था जिसको आपने कहा ईगर एंड सॉफ्ट, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स. कितने स्ट्रेटजिक ऑप्शंस देता है? 4 स्ट्रेटजिक ऑप्शन देता है. कितने सेल का मैट्रिक्स है? 4 सेल का मैट्रिक्स है. प्रोडक्ट हो सकता है न्यू और एग्जिस्टिंग, मार्केट हो सकता है न्यू और एग्जिस्टिंग, और सारे स्ट्रैटेजी को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन में प्रोडक्ट या मार्केट या दोनों क्या होगा, एग्जिस्टिंग होगा. डाइवर्सिफिकेशन में दोनों क्या होता है, नया होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर eagerness of market matrix. Let's go to the second matrix, which is called as ADL matrix. Now ADL stands for Arthur D Little matrix, है ना. इसको पहले समझते हैं और समझने के बाद फिर हम थियरी को देखेंगे. बहुत सिंपल है, लेट्स सी. सो हम बात कर रहे हैं किसकी, एडीएल मैट्रिक्स की. ठीक है, ध्यान देना है इस पे, थोड़ा जटिल मैट्रिक्स है इसलिए आपका समझना जरूरी है. एडीएल स्टैंड्स फॉर आर्थर डी लिटिल, ये नाम है उनका जिन्होंने इस मैट्रिक्स को प्रपोज किया. ना एडीएल मैट्रिक्स क्या है भाई, तो आप कहते हो सर इट इज नथिंग बट अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल. ये भी क्या है मेरा, ये भी मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है. दिस इज नथिंग बट अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल. ये कितने सेल का मैट्रिक्स है सर, तो ये आपका 5x4 इज इक्वल टू 20 सेल मैट्रिक्स है. कितने सेल का मैट्रिक्स है, 20 सेल का मैट्रिक्स है. इसमें 20 सेल बनेंगे. अब ये 20 सेल क्यों बनते हैं जरा समझो इस बात को, क्योंकि एडीएल ने जो मैट्रिक्स प्रपोज किया, इन्होंने 2 डायमेंशंस लिए. कितने डायमेंशंस लिए, 2 डायमेंशंस लिए. 2 डायमेंशंस लिए. एक जो डायमेंशन है वो है आपका बिजनेस का लाइफ साइकिल, बिजनेस लाइफ साइकिल. अच्छा, व्हेन वी सी द बिजनेस लाइफ साइकिल और द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हम जानते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, टोटल 4 स्टेजेस होते हैं. याद है आपको कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं. ये स्टेजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला स्टेज क्या होता है आपका, इंट्रोडक्शन. इंट्रो लिख दिया मैंने, बस समझ गए ना, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड स्टेज क्या होता है, ग्रोथ. ग्रोथ के बाद थर्ड स्टेज होता है मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद फोर्थ स्टेज होता है डिक्लाइन. सो आपके पास कितने स्टेजेस हो गए, 4 स्टेजेस हो गए, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो आपके 2 डायमेंशन में एक डायमेंशन तो होता है बिजनेस लाइफ साइकिल, तो उसमें क्या होता है, 4 स्टेजेस होते हैं आप. और इसके बाद जो सेकंड डायमेंशन है आपका, सेकंड डायमेंशन होता है आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन. आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उसमें आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, मतलब मार्केट पोजीशन क्या है. तो मार्केट पोजीशन को बताने के लिए एडीएल ने क्या किया, 5 मार्केट पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया. कितने पोजीशंस को, 5 पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया. अब वो 5 पोजीशंस कौन कौन से. सबसे पहले ये कहते हैं कि हो सकता है कि आप अपने इंडस्ट्री में डोमिनेंट हो, या हो सकता है आप अपने इंडस्ट्री में स्ट्रांग हो. तीसरा पोजीशन हो सकता है कि आप फेवरेबल हो. चौथा पोजीशन हो सकता है कि आप टेनेबल हो, और 5वां पोजीशन हो सकता है कि आप वीक हो. इस तरह से टोटल 5 पोजीशंस आपके बनते हैं. तो 2 डायमेंशंस हैं, एक में 5 है और एक में 4 है, तो 5x4 20 सेल का मैट्रिक्स बन गया. तो ये क्या है, एक 20 सेल का मैट्रिक्स है जहां 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस हैं और 4 लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं. और इसके आधार पर एडीएल ने बताया कि किस तरह से आप किस सिचुएशन में क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज एडीएल मैट्रिक्स. अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूं, इसको मैट्रिक्स में मैं अगर कन्वर्ट करूं, तो लेट्स से जो मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, इंडिकेटिव मैंने सीपी लिख दिया, मतलब कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो गया.
सबसे ऊपर हमारे पास है डोमिनेंट, उसके बाद है स्ट्रांग, उसके बाद है फेवरेबल, देन वी हैव द टेनेबल एंड देन वी हैव द वीक। 5 हो गया। और उसके बाद हमने ले लिया बिजनेस लाइफ साइकिल को। बिजनेस लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन। अब ध्यान से समझो इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को, ध्यान से समझना है आपको इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को। तो टोटल 20 सेल का मैट्रिक्स हमारा बनके क्या होता है, तैयार होता है। कितने सेल का, 20 सेल का, 5x4। लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। लाइफ साइकिल में हमारे पास कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं हमारे पास, तो वी हैव द इंट्रोडक्शन, वी हैव द ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। और कॉम्पिटिटिव पोजीशन में हमारे पास कितने पोजीशन है, 5 पोजीशन है। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। अब जरा गौर से देखो इसको, ये आपका 20 सेल का मैट्रिक्स है और मैं एक एक करके आपको समझाता चलता हूं, ध्यान से समझते चलना। सबसे पहला पोजीशन है आपका डोमिनेंट का, तो ये रहा आपका डोमिनेंट का पोजीशन और ये आपका लाइफ साइकिल है बिजनेस का। डोमिनेंट का पोजीशन है इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में, डिक्लाइन में। तो ये मेरे बिजनेस का क्या हो गया, लाइफ साइकिल हो गया और ये मेरा पोजीशन हो गया। तो मैं ऐसे एनालाइज करूंगा कि ये जो पोजीशन का बिजनेस है, डोमिनेंट पोजीशन अगर मेरा है तो इंट्रोडक्शन में मेरा क्या होगा, ग्रोथ में मेरा क्या होगा, मैच्योरिटी में मेरा क्या होगा और डिक्लाइन में मेरा क्या होगा। बात आ रही है समझ में। सेकंड है मेरे पास स्ट्रांग, तो फिर मैं स्ट्रांग पे जाता हूं। अगर मैं स्ट्रांग हूं तो इंट्रोडक्शन में मेरा क्या होगा, ग्रोथ में मेरा क्या होगा, मैच्योरिटी में मेरा क्या होगा और डिक्लाइन में मेरा क्या होगा। लाइकवाइज आप बाकी पोजीशन को देख सकते हो। ऐसे आपको रीड करना है इस मैट्रिक्स को। पहला देखो, पहला है हमारा डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का जो पोजीशन होता है ना, ये बहुत ही रेयर पोजीशन होता है, जल्दी आपको मिलता नहीं है ना। ये यूजुअली दिस इज रिजल्ट ऑफ मोनोपोली, यूजुअली दिस इज रिजल्ट ऑफ मोनोपोली। मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो इंडस्ट्री को। हो सकता है आप फर्स्ट मूवर हो, इंडस्ट्री को आपने ही क्रिएट किया है और अभी राइवल्स हैं ही नहीं और आप अकेले प्लेयर हो इंडस्ट्री में, तो आप क्या कहलाओगे, डोमिनेंट कहलाओगे, राइट। तो ऐसे ही सोचो कि आप फर्स्ट मूवर हो, आपने ही इंडस्ट्री को शुरू किया है। जैसे हम इंडियन एयरलाइंस की बात कर लेते हैं। तो इंडियन एयरलाइंस ने क्या किया, एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री को इंडिया में स्टार्ट किया। तो वो शुरू में क्या थे, वो डोमिनेंट थे और वो पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे, दे वर द ओनली प्लेयर। सो अगर आप डोमिनेंट हैं तो आपको इंट्रोडक्शन फेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको ग्रोथ फेज में दिक्कत होगी, ना ही आपको मैच्योरिटी फेज में दिक्कत होगी, ना ही आपको डिक्लाइन फेज में दिक्कत होगी। दिक्कत होने का मतलब क्या है, आपको बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना है, आप पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज्यादा काम नहीं करेगा। आप इंडस्ट्री को के हिसाब से बढ़ते रहोगे, आप अपने शेयर को बढ़ाते रहोगे एज पर द सिचुएशन। जैसे मैच्योरिटी है तो यहां बहुत ज्यादा आप शेयर को पुश नहीं कर सकते, बट आप अपने पोजीशन को रिटेन कर लोगे, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। डिक्लाइन में, जब इंडस्ट्री डिक्लाइन में जाता है तो भी आप अपने पोजीशन को बचाते हुए आप ऑपरेट कर सकते हो, इंडस्ट्री के हिसाब से आप मूव कर सकते हो, क्योंकि आप डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट को अपने लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम नहीं होती, वो सारे के सारे स्टेज में नॉर्मल डेवलपमेंट कर पाता है। नॉर्मल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, आपको विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा किसी इंडस्ट्री से, आपको कोई फैसिलिटी बंद नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई प्रोडक्ट बंद नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई फैक्ट्री बंद नहीं करनी पड़ेगी। आप नॉर्मली क्या करोगे, डेवलप करते हुए चलोगे, कभी ज्यादा कभी कम प्रॉफिट, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट यू आर डूइंग द नॉर्मल डेवलपमेंट अगर आप क्या हो, डोमिनेंट हो। तो थ्रू द लाइफ साइकिल डोमिनेंट कंपनीज क्या करती हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट करती है। ठीक है, अब आ जाओ स्ट्रॉन्ग पे। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, आपकी कंपनी क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका पोजीशन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप हो, स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना। और यू आर indifferent ऑफ राइवल्स फॉर स्ट्रेटजी मेकिंग। यानी कि मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया इसको, मतलब आपको राइवल से फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपको अपनी स्ट्रेटजी को फ्रेम करने की बात आती है ना, तो आप अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम कर सकते हैं विदाउट टू मच कंसिडरेशन ऑफ योर राइवल्स। कॉम्पिटिटर का ज्यादा कंसिडरेशन नहीं करना है आपको, बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म,
So you can take your decision, you can make your strategy without too much worrying about the competitors. इसीलिए आपको क्या कहा गया है? स्ट्रांग कहा गया है. So if the company is strong, तो उस कंडीशन में इंट्रोडक्शन में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल ग्रोथ करता है. ग्रोथ में भी ये क्या करेगा? नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा. मैच्योरिटी में भी ये नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा. बट याद रखना बालक, प्रॉब्लम आती है तब जब ये डिक्लाइन फेज में जाएगा ये बिजनेस. जब ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस डिक्लाइन फेज में जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में अब हो सकता है कि ये आधे पार्ट की बात कर रहे हैं हम, कि अब इसके बाद, इस लाइन के बाद अगर ये बिजनेस मूव करेगा आगे, तो वहां वो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा. नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा कहने का मतलब, हो सकता है कि उसे किसी मार्केट से बाहर निकलना पड़े, हो सकता है उसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई प्रोडक्ट बंद करना पड़ जाए, हो सकता है उसे कोई फैसिलिटी बंद करनी पड़ जाए. यानी कि अब वो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा. किस फेज में जाके? डिक्लाइन फेज में जाके. इससे पहले तक वो क्या कर रहा था? नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहा था. गो टू द थर्ड वन, फेवरेबल. फेवरेबल का मतलब क्या है? फेवरेबल का मतलब है इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड होता है. इंडस्ट्री क्या होता है? फ्रैगमेंटेड होता है. एंड देयर इज नो क्लियर कट लीडर. फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री. फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री क्या होता है? बटा हुआ होता है. नो क्लियर लीडर, और कोई क्लियर लीडर आपको इसमें नहीं होता. तो ये एक तरह से आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन. आपको क्या हो रहा है? आपको एनवायरमेंट फेवर कर रहा है. इंडस्ट्री क्या है? फ्रैगमेंटेड है, एंड यू आर सर्विंग अ फ्रैगमेंट ऑफ कोर्स, एंड यू आर हैप्पीली सर्विंग दैट फ्रैगमेंट. देयर इज नो मच प्रेशर. कोई क्लियर कट लीडर नहीं है जो उसको कंसोलिडेट करे. सो ऐसी इंडस्ट्री को हम बेसिकली, ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं? फेवरेबल कहते हैं. अगर आप फेवरेबल पोजीशन में हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में कोई चिंता नहीं है, आपको ग्रोथ में कोई चिंता नहीं है. लेकिन ग्रोथ तक जाते जाते आपको पता है ना, ग्रोथ में कंपटीशन क्या होता है? बढ़ता है. तो ग्रोथ तक जाते जाते आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यहां से आप स्ट्रेस फील करना शुरू करोगे. और जैसे ही मैच्योरिटी में जाते हो, तो मैच्योरिटी में तो सेल ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो कंपटीशन क्या हो जाता है? इंटेंस हो जाता है. तो जैसे ही मैच्योरिटी में ये जाएगा और इंटेंस कंपटीशन में जाएगा, तो फिर इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. यानी कि डोमिनेंट को पूरे लाइफ साइकिल में कहीं दिक्कत नहीं हुई, लेकिन स्ट्रांग को डिक्लाइन में दिक्कत होनी शुरू हो गई. जबकि फेवरेबल को आपने देखा मैच्योरिटी में ही प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इंटेंस कंपटीशन हो चुका है. लेट्स टॉक अबाउट द टेनेबल. टेनेबल का मतलब क्या होता है? इसको आप कहते हो रीजनेबल गुड. ठीक ठाक कंपनी है, ना ही बहुत बुरी है ना ही बहुत अच्छी है. क्या बोला हमने? रीजनेबली गुड. रीजनेबली गुड, राइट? ठीक ठाक कंपनी है. तो टेनेबल क्या होता है? निश में ऑपरेट करते हैं. छोटी कंपनीज हैं, इन्होंने एक छोटा सा निश ढूंढा हुआ है, और निश दे हैव टू फाइंड एंड सर्व द निश. इनके पास दूसरा विकल्प नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट द बिग एंटरप्राइजेस. अगर आप टेनेबल हो तो आप क्या हो? स्मॉल कंपनी हो. तो आपने एक निश ढूंढा और निश को आप क्या कर रहे हो? सर्व कर रहे हो. सो टेनेबल को इंट्रोडक्शन में तो दिक्कत नहीं होती. आपका निश है, आप निश को क्या करो? सर्व करो. यहां आपको दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जैसे ही आप ग्रोथ में जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? सबकी नजर जाएगी उस निश पे, और राइवल्स आने शुरू होंगे. यस और नो? सबकी नजर जाएगी उस निश पे, राइवल्स आने शुरू होंगे. और जब राइवल्स आने शुरू होंगे, तो डिफिकल्टी शुरू हो जाती है टेनेबल के लिए ग्रोथ फेज में. तो टेनेबल को ग्रोथ फेज में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. वीक का मतलब क्या है? टू स्मॉल टू सर्वाइव. अगर वीक है आप, इसका मतलब क्या हो गया? टू स्मॉल टू सर्वाइव. टू स्मॉल टू सर्वाइव. बहुत छोटी कंपनी है, इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. हम कहते हैं इधर अप और आउट. या तो ये क्या करे? फटाफट टेनेबल बन जाए, या ये इंडस्ट्री से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. अप और आउट. यानी कि वीक के लिए हम क्या कहते हैं? कि या तो आप फटाफट किसमें कन्वर्ट कर जाओ? टेनेबल में, अप. तो अप के लिए ऑप्शन दोगे ना? तो हमने कहा हाँ सर हम देंगे ना, ये दे दिया मैंने ऑप्शन अप के लिए. हम कहते हैं इधर अप या आउट. या करो इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओ, है ना? आपको क्या करना होगा? बिजनेस छोड़ना होगा, बंद करना होगा. और हमने इसको क्या किया? यहां से इसको यहां कनेक्ट कर दिया. हम बोलेंगे अगर इस लाइन के ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर है टेनेबल वीक, तब तो उसके पास ऊपर जाने के ऑप्शंस है. लेकिन अगर इस लाइन के नीचे चला गया, तो उसको बंद करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं. अब देखो, ये जो रेड लाइन है ना आपका, जो आपने डायगोनली कट किया है पहला रो को छोड़ के, इसके ऊपर अगर कंपनी कहीं भी लाई करती है, तो वो कंपनी क्या कर सकती है? नॉर्मल डेवलपमेंट. यानी कि बाकी सारे बॉक्सेस में, इन सारे बॉक्सेस में सिमिलर सी स्ट्रैटेजी लगेगी. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उससे क्या होगा? आपको सारी स्ट्रैटेजी याद हो जाएंगी बड़ी आसानी से, है ना? क्योंकि 20 सेल है और हर एक सेल में 3 से 4 पॉइंट है, तो 80 90 100 पॉइंट थोड़ी रटा जाएगा. और सेल वाइज कैसे याद कर लोगे आप? तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या. इस लाइन के ऊपर जो भी होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा.
अब एक काम करो, इसके नीचे आ जाओ इस वाले रो में, और यहां से यहां इसको डायगोनली कट करो और यहां से मैच कर दो। अब इन दोनों लाइन के बीच में अगर आपकी कंपनी आती है तो यहां होती है सेलेक्टिव डेवलपमेंट, यहां होती है सेलेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक रो और नीचे जाओ ये वाले पे, और यहां से यहां इसको क्या करो, ऐसे करके यहां से यहां कनेक्ट कर दो। अगर आप इन दोनों लाइन के बीच में आते हैं तो इसका मतलब है प्रूव वायबिलिटी। देखो आपके हालत बिगड़ते जा रहे हैं। प्रूव वायबिलिटी, वायबिलिटी का मतलब आपकी बिजनेस, आपका बिजनेस वायबल है ना, तो रिट्रेंचमेंट करना, टर्न अराउंड करना, ये सब आपको इसमें करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और अगर आप इस लाइन के नीचे चले जाते हैं तो आउट, आप इंडस्ट्री से क्या है, बाहर, राइट, आपको बंद करना पड़ेगा बिजनेस को। तो देखो 4 कैटेगरीज हैं आपके पास, नॉर्मल डेवलपमेंट, सेलेक्टिव डेवलपमेंट, प्रूव वायबिलिटी, आउट, और 4 जोन में आपने इसको बांट दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी है, वो कंपनी जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, और उसका पोजीशन जो है वो मैच्योरिटी में है अभी, बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, क्या बोलोगे, नॉर्मल डेवलपमेंट। मैंने कहा एक कंपनी है जो टेनेबल है और वो डिक्लाइन फेज के अर्ली स्टेज में, तो क्या बोलोगे, प्रूव वायबिलिटी। मैंने कहा एक कंपनी है जो वीक है और वो डिक्लाइन फेज में है, तो क्या बोलोगे, आउट। अब बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो सेल आइडेंटिफाई होगा, और जब सेल आइडेंटिफाई होगा तो स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन आया था इस तरह से, तो उन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दिया और बोला उस सेल को एक्सप्लेन करो। और ये जब क्वेश्चन आएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत कम बच्चे उसका सही जवाब लिख पाते हैं, जनरली गलती कर जाते हैं। आपको क्या करना है, चारों डिवीजन को याद रखना है कि 4 पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा है, और बहुत आसानी से आप उससे क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर एडीएल मैट्रिक्स, दिस इज ऑल अबाउट योर एडीएल मैट्रिक्स। अगर आपने ध्यान से सुना है अभी मेरी बातों को, तो अब इस टॉपिक में कुछ रहा ही नहीं। देखो, एडीएल मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल, ठीक है। द मैट्रिक्स वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर डी लिटिल, ये भी ठीक है, जानते हैं, हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे हम एस्पेक्ट्स को। 2 डायमेंशन है इनका, एक तो इंडस्ट्री का स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल या फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इंडस्ट्री मैच्योरिटी प्रेजेंट्स पोजीशन इन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन रिप्रेजेंट बिजनेस स्ट्रेंथ। तो जो आपने यहां बिजनेस लाइफ साइकिल लिखा था ना, इसको आप इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी कह ले, इसको आप क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। ये क्या था मेरा, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ही ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ही क्या होगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बिजनेस लाइफ साइकिल मत बोलना, क्या बोलना, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। तो कोई फर्क पड़ता है सर क्या, नहीं, दोनों सेम है। जस्ट अ सेकेंड, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। सो देयर आर कितनी कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन के आधार पे होता है। कितने कॉम्पिटिटिव पोजीशंस है, 5, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। और लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एजिंग या डिक्लाइन। कितने सेल बन गए, 20 सेल बन गए। अब जरा गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, देखो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, वो तो हो गया मेरा नॉर्मल डेवलपमेंट। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये हो गया मेरा सेलेक्टिव डेवलपमेंट, करेक्ट। और यही हमारा होगा रेड वाले में ही, प्रूव वायबिलिटी और आउट। ये दोनों किस में हो गया, रेड वाले में हो गया। अब जरा गौर करो आप, लेट मी शो यू द स्ट्रैटेजीज। देखो अगर हम डोमिनेंट हैं तो एम्ब्रॉयनिक में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में, एजिंग में, देखो नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, फास्ट ग्रो करना, बैरियर बिल्ड करना ताकि न्यू एंट्री ना हो, एक्ट ऑफेंसिवली, फास्ट ग्रो, फर्स्ट लीडरशिप अप्लाई करो, रीन्यू करो, डिफेंड पोजीशन, एक्ट ऑफेंसिवली, डिफेंड पोजीशन, एक्ट ऑफेंसिवली, फास्ट ग्रो, डिफेंड पोजीशन, फोकस, रिन्यू और विड्रॉल का कंसिडरेशन हो सकता है एजिंग में, जब इंडस्ट्री क्या हो रहा है, बिल्कुल ही डिक्लाइन होता जा रहा है। आप नोटिस करो, फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, एंड यहां जाके आप क्या कह रहे हो, पोजीशन डिफेंड करो, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री किसमें है, डिक्लाइन में है। तो जो आप स्ट्रैटेजीज लगा रहे हो ना, वो क्या है, वो नॉर्मल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज है। तो अगर मैं डोमिनेंट हूं तो चारों स्टेज में बस आपको एजिंग में जाके इतना ध्यान में रखना है कि यहां विड्रॉल कंसीडर करते हैं और डिफेंड करते हैं पोजीशन को, क्योंकि इंडस्ट्री ही डिक्लाइन में। अब आप क्या कर लोगे जब इंडस्ट्री डिक्लाइन में, अदरवाइज बाकी 3 में आप अपने पोजीशन को डिफेंड कर रहे हो, फास्ट ग्रो कर रहे हो, ऑफेंसिवली एक्ट कर रहे हो, है ना। सो फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, ये आप तीनों बॉक्सेस में कर रहे हो।
तो अगर आपने इसको सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग में रख लिया ना कि दीज आर द नॉर्मल डेवलपमेंट और ये स्ट्रेटजीज हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। या नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है मेरा, स्ट्रांग। स्ट्रांग में गए तो वही होगा फास्ट ग्रो। क्या हो गया मेरा, फास्ट ग्रो। जब ग्रोथ में गए, डिफरेंशिएट करो, लोअर कॉस्ट करो, अटैक स्मॉल फॉर्म, यू आर एक्टिंग ऑफेंसिवली, डिफरेंशिएट करो, ग्रो विद इंडस्ट्री, मैच्योरिटी में, है ना, लोअर कॉस्ट, फोकस, ये सब आपके स्ट्रेटजीज हैं जो आप अप्लाई करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल ग्रोथ है, ये आपका नॉर्मल डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे ही आप यहां इसमें जाते हैं एजिंग में, तो फिर आपको निश ढूंढना पड़ता है। और निश ढूंढने का मतलब क्या हुआ, सेलेक्टिव डेवलपमेंट। इसका मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो, आपने किसी फैसिलिटी को बंद किया, आपने किसी प्रोडक्ट को बंद कर दिया, आप कुछ तो सिलेक्शन कर रहे हो, और जैसे आपने सिलेक्शन करना शुरू किया तो वो क्या कहलाता है, सेलेक्टिव डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहां जाके आपको निश ढूंढना है, निश को होल्ड करो, हार्वेस्ट करो। फेवरेबल में दो स्टेज में आपको दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट, फोकस, फास्ट करो, फोकस, डिफरेंशिएट, डिफेंड। डिफेंड क्यों आया यहां, क्योंकि ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ में क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो हमें पोजीशन को भी डिफेंड करना होगा। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे ही हम अगले स्टेज में जाते हैं मैच्योरिटी में, तो हमें क्या करना होता है, हमारे लिए टर्न अराउंड का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हमें क्या करना पड़ रहा है, देखो टर्न अराउंड करना पड़ रहा है ना, निश ढूंढना पड़ रहा है ना, फाइंड निश, होल्ड निश, टर्न अराउंड, फाइंड निश, होल्ड निश एंड टर्न अराउंड। और जब हम अगले स्टेज में जाते हैं तो हमें टर्न अराउंड का सीरियस प्रॉब्लम आपको यहां देखने को मिलेगा सेकंड हाफ में, जहां हो सकता है आपको विड्रॉल की जरूरत पड़ जाए। जब आप टेनेबल हैं तो पहला स्टेज आपका ठीक है, ग्रो विद इंडस्ट्री, फोकस। लेकिन जैसे ही आप ग्रोथ में जाते हैं तो फिर होल्ड निश, यही आपको टर्न अराउंड की जरूरत होगी। सेकंड फेज में ही आपको टर्न अराउंड की जरूरत होगी इन द केस ऑफ टेनेबल। और वीक में तो आपको पहले पेज में ही प्रॉब्लम है। वीक में फाइंड निश, कैच अप, ग्रो विद इंडस्ट्री। कैच अप हमने क्या कहा था, अप और आउट, राइट। फिर देखो टेनेबल में हमने क्या कहा, फिर अगले स्टेज में जब हम मैच्योरिटी में जाते हैं तो टर्न अराउंड है, जब हम एजिंग में जाते हैं तो डाइवेस्ट करना पड़ रहा है। वीक में ग्रोथ में ही टर्न अराउंड है, और जैसे ही हम मैच्योरिटी में जाते हैं विड्रॉ करना पड़ रहा है, डाइवेस्ट करना पड़ रहा है। और जब हम डिक्लाइन में है तो पक्का करके विड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो आपको ये देखना है कि किस एरिया में क्या स्ट्रैटेजीज है। जैसे हम कहते हैं फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, डिफेंड पोजीशन, ठीक है, दैट्स इट, एंड डिफरेंशिएट, फोकस एंड कॉस्ट लीडर। तो फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली, डिफेंड पोजीशन, डिफरेंशिएट, फोकस एंड कॉस्ट लीडर, ये आपका नॉर्मल डेवलपमेंट है। नोटिस करना, आपको क्या करना है, कॉमन स्ट्रैटेजीज को बाहर निकाल लेनी है, ताकि इस एरिया में कोई भी कंपनी फॉल करे तो आप कॉमन स्ट्रैटेजी से उसको आंसर दे सको। आपको हर एक बॉक्स की स्ट्रैटेजी को याद करने की जरूरत ना हो। ये खुद से एक बार ट्राई करना है। आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। फिर देखो निश को फाइंड करना, निश को होल्ड करना, हार्वेस्ट करना, टर्न अराउंड करना। तो निश को फाइंड निश, होल्ड निश, हार्वेस्ट, फाइंड निश, होल्ड निश, हार्वेस्ट, फाइंड निश, होल्ड निश, हार्वेस्ट, फाइंड निश, होल्ड निश, हार्वेस्ट। और जब आप रेड वाले में जा रहे हो तब तो आप टर्न अराउंड और विड्रॉ की बात कर रहे हो। डाइवेस्ट, टर्न अराउंड, विड्रॉ, डाइवेस्ट, टर्न अराउंड, विड्रॉ। स्ट्रैटेजीज क्या है, सेम है, बट यू हैव टू सी कि मेरा सेल, मैं किस सेल की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म इज बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहला क्या हो गया, डोमिनेंट। क्या कहा था हमने, दिस इज अ कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन। मैंने आपको कहा था ना, ये पोजीशन जल्दी मिलता नहीं है, दिस इज अ रेयर पोजीशन and in many cases is attributable to a monopoly or a strong and protected technological leadership। या तो आप मोनोपोली है आपको, या एक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर की तरह काम कर रहा है और दूसरे फर्म से एंटर नहीं कर पा रही है। सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग। बाय वर्च्यू ऑफ दिस पोजीशन the firm has a considerable degree of freedom over its choice of strategy and is often able to act without its market position being unduly threatened by its competition। हमने कहा कॉम्पिटिटर की इसको चिंता ही नहीं होती है, इसका मार्केट पोजीशन कॉम्पिटिटर से थ्रेटन ही नहीं होता, एंड दे हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर देयर चॉइसेस, दे कैन टेक देयर डिसीजन, दे कैन टेक फॉर्मुलेट देयर स्ट्रेटजीज विदाउट टू मच कंसिडरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन। थर्ड इज द फेवरेबल। फेवरेबल में हमने क्या कहा था, इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड। When the industry is fragmented, क्या कहा था हमने, इंडस्ट्री इसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेड होता है, एंड नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, सो नो क्लियर कट लीडर। इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है और कोई क्लियर कट लीडर नहीं है। रिजल्ट्स इन द मार्केट लीडर्स आर रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेनेबल, टेनेबल का मतलब हमने क्या कहा, रीजनेबली गुड। सो वी से दैट दिस फर्म विद इन दिस कैटेगरी आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली। रीजनेबली गुड कहा था ना हमने, मतलब क्या हुआ कि सेटिस्फैक्टरली दे आर एबल टू परफॉर्म and can justify the staying in the industry
they are generally vulnerable in the face of increased competition from stronger and more proactive companies in the market. इनको थ्रेट आता है किससे? जब कंपटीशन बढ़ता है, जब कंपटीशन हाई होगा, इन दैट केस टेनेबल के लिए क्या होगा? डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, अदरवाइज इट इज रीजनेबली गुड, मतलब सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इसका है. द लास्ट वन इज वीक. क्या कहा हमने? टू स्मॉल टू सर्वाइव. द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म्स इन दिस कैटेगरी इज जनरली अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्दो द अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट डू एग्जिस्ट. क्यों कहा हमने अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट है? तो हमने कहा अप और आउट. अप का ऑप्शन तो था कि क्या करे वीक अपने आप को फटाफट किस में कन्वर्ट कर ले? टेनेबल में कन्वर्ट कर ले, ये ऑप्शन तो था. तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है? अनसेटिस्फैक्टरी. टेनेबल का परफॉर्मेंस कैसा है? सेटिस्फैक्टरी. फेवरेबल में इंडस्ट्री क्या होता है? फ्रैगमेंटेड. स्ट्रॉन्ग को कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, डोमिनेंट रेयर पोजीशन है, मोनोपोली की वजह से होता है, या रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजिकल, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की वजह से होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडीएल मैट्रिक्स. चलते हैं तीसरे मैट्रिक्स पे. द थर्ड मैट्रिक्स इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, या इसको हम कहते हैं बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. ठीक है, देखो यहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जो मैंने कहा था ना आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, पूछा जा सकता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, इसको फटाफट समझो. बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, है ना. तो पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये क्या है? एक, आप कहते हो सर ये एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है. ये एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है. किसने दिया था? बीसीजी ने. बीसीजी स्टैंड्स फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. किसने दिया था? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिया था. ठीक है, ये आपका 2x2 4 सेल का मैट्रिक्स है. इट्स अ 4 सेल मैट्रिक्स. तो इसमें 4 सेल मिलेंगे आपको, तो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे. सो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल, करेक्ट? And certainly as the name indicates, it is based on 2 dimensions. अब इसके डायमेंशंस को अगर हम देखें तो इसके नाम में ही डायमेंशन है ना, हर एक मैट्रिक्स के नाम में डायमेंशन होता है. एक है मेरे पास ग्रोथ और दूसरा है मेरे पास शेयर. एक है ग्रोथ और दूसरा है शेयर. तो ग्रोथ इज बेसिकली योर बिजनेस ग्रोथ रेट. बिजनेस ग्रोथ रेट, बिजनेस ग्रोथ रेट का मतलब है इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट. इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, किसके ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं? हम इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं. सो देखो इंडस्ट्री का जो स्टेज होता है ना, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो होता है और आपकी कंपनी का जो पोजीशन होता है, इन्हीं 2 फैक्टर पे पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है. आपने जितने भी एनालिसिस किए ना अभी तक, आपने 2 मॉडल देखा ना, दोनों मॉडल में बेसिकली आपके 2 ही डायमेंशन है, आपने नोटिस किया होगा. और दोनों डायमेंशन को नोटिस करना, एक इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस होता है और ये आपके बिजनेस का पोजीशन होता है, बिजनेस का स्ट्रेंथ होता है. इन्हीं 2 आधार पे पोर्टफोलियो एनालिसिस की जाती है. तो सारे मैट्रिक्स में आपको यही दिखेंगे. तो एक तो हो गया आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट. इससे इंडस्ट्री के पता चलता है कि इंडस्ट्री कितना अट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री के पोजीशन का पता चलता है. और दूसरा है आपका मार्केट शेयर. ये जो मार्केट शेयर होता है ये रिलेटिव मार्केट शेयर होता है, आपको ये ध्यान में रखना है. दिस इज नॉट एब्सोल्यूट मार्केट शेयर बट द रिलेटिव मार्केट शेयर. तो रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ कि योर मार्केट शेयर विद रिस्पेक्ट टू योर मार्केट लीडर. तो जो मार्केट लीडर है उसके रिस्पेक्ट में मार्केट शेयर क्या है कंपनी का, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मार्केट शेयर. तो रिलेटिव मार्केट शेयर विल टेल योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, या आपके कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बताएगा, मार्केट पोजीशन को बताएगा. ये किस चीज को बताता है? ये कंपनी के मार्केट पोजीशन को बताता है और ये इंडस्ट्री को बताता है. तो इस तरह से 2 डायमेंशंस पे बेसिकली इस मैट्रिक्स को डेवलप किया गया है, जहां बिजनेस ग्रोथ रेट में हो सकता है ये हाई हो या हो सकता है ये लो हो. और आपका रिलेटिव मार्केट शेयर में भी 2 स्केल बन सकते हैं, हो सकता है रिलेटिव मार्केट शेयर हाई हो या रिलेटिव मार्केट शेयर लो हो, और तभी आपका 2x2 4 सेल का मैट्रिक्स बनता है. अब इसको ध्यान में रखने के लिए हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे अपने लिए. बिजनेस ग्रोथ रेट को हम बीजीआर कह लेंगे, रिलेटिव मार्केट शेयर को हम आरएमएस कह लेंगे, ताकि हमें आसानी से याद रहे, है ना. और तेजी से अब रिवीजन के वक्त भी आपको इसका फायदा मिलता है. तो वी हैव द बिजनेस ग्रोथ रेट एंड वी हैव द रिलेटिव मार्केट शेयर. तो लेट्स से हमारा ये हो गया आरएमएस, ये हो गया बीजीआर, है ना. आरएमएस में भी हाई, आरएमएस में भी लो, बीजीआर में भी हाई, बीजीआर में भी लो. तो कितने सेल का मैट्रिक्स बना? 4 सेल का मैट्रिक्स बन गया. ये रहा तुम्हारा 4 सेल. नाउ सी 1 by 1. दिस इज आवर सेल 1. ठीक है, इसको हम देखते हैं. सबसे पहले देखो ग्रोथ रेट क्या है? हाई है. लेकिन मेरा रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है? लो है.
ग्रोथ रेट हाई होने का क्या मतलब हुआ? ग्रोथ रेट हाई होने का मतलब हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये जो इंडस्ट्री है ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और लो आरएमएस का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मेरा मार्केट शेयर है कंपैरेटिवली लो है। हुआ ना? मेरा जो मार्केट शेयर है वो कंपैरेटिवली क्या है? लो है। तो एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर लो है इस सेल में। हम कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो? देखो, अगर एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो मेरा मार्केट शेयर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। होना चाहिए ना, क्योंकि इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग है, तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मेरा मार्केट शेयर लो है। हम कहते हैं सर ये क्या है? ये क्या है? जैसे आपने बोला ये क्या है तो आ गया क्वेश्चन मार्क, है ना? हम कहते हैं सर ये क्या है? ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो मेरा मार्केट शेयर हाई होना चाहिए। तो मेरा मार्केट शेयर हाई क्यों नहीं है? सो दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन मार्क, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम चाइल्ड. Why you call it a child? So why it is problem? Because in a fast growing industry your market share is low. That is the problem. Why it is called as child? Because this is usually the introduction phase of your product. अब याद करो PLC को, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन. तो आपका प्रोडक्ट बच्चा कब था? चाइल्ड कब था? इंट्रोडक्शन फेज में था. तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन फेज ऑफ योर PLC. That is why it is called as child. And the child is in problem, or the child is creating the problem for you. What is the problem? Problem is that your market share is low, so certainly your profit is low, so वो एक तरह का क्या है आपके लिए? प्रॉब्लम है. And you will have to make lot of investment in this child. तभी वो इंट्रोडक्शन से ग्रोथ में जाएगा. So इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड कैट. वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, और एक नाम तो है ही जो आपको सिंबल से ही पता चल रहा है. दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन मार्क. इसको हम क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट भी कहते हैं. अब देखो, हमारे सामने सवाल आता है कि इस क्वेश्चन मार्क का हम क्या करें? ये PLC का इंट्रोडक्शन फेज है, इसका हम करें क्या? एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में मेरा मार्केट शेयर कम है, तो हम कहते हैं सर इन्वेस्टमेंट करें क्या? अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो इसका मार्केट शेयर लो से हाई में कन्वर्ट हो सकता है. तो जरा सोचो, अगर मार्केट शेयर लो से हाई में कन्वर्ट होगा, अभी मार्केट शेयर क्या है? लो है. तो लो से हाई में अगर कन्वर्ट होगा तो इधर मूव करेगा, और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ऑलरेडी क्या है? हाई है, और ये लो से हाई में मूव करेगा. यानी कि मेरा क्वेश्चन मार्क क्या करेगा? मूव कर जाएगा फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल. यस और नो? करेगा ना मूव? क्वेश्चन मार्क क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल. अगर इसके चांसेस हैं तब तो हम क्या करेंगे? इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि मार्केट शेयर को हम लो से हाई में कन्वर्ट कर दें. लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो आप इसको यही क्या कर दोगे? डाइवेस्ट कर दोगे. इफ देयर इज नो एनी चांस ऑफ क्वेश्चन मार्क गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज, तो हम क्या कर देंगे? डाइवेस्ट कर देंगे. फिर इस पे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है. तो दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, द फर्स्ट स्टेज. तो आप क्या कहते हैं? इफ देयर इज चांसेस ऑफ क्वेश्चन मार्क गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टार, अगला स्टेप स्टार का होता है, देन द इन्वेस्टमेंट इज मेड, अदरवाइज इट इज डाइवेस्टेड. ठीक है? अगर इन्वेस्ट किया तो ये क्वेश्चन मार्क मूव करता है नेक्स्ट बॉक्स में, और इस बॉक्स में इसको हम अब क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्टार. ये हो गया मेरा स्टार. नाउ व्हाई स्टार इज कॉल्ड एज स्टार? पहला सवाल तो ये आ गया, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क क्यों कहा था? समझ में आया था. स्टार को स्टार क्यों कहते हैं? तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इस बात को समझो. स्टार का मतलब क्या हुआ? कि दैट यू आर हैविंग हाई मार्केट शेयर इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. तो आपका फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर हाई है ना? फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर हाई है. तो बताओ क्या स्टार प्रॉफिट देगा? हम बोलेंगे हाँ सर, बहुत प्रॉफिट देगा. यानी कि स्टार क्या करता है? जनरेट प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करता है. बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि आपका इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है, राइट? और ये ग्रो कर रहा है, तो इसके साथ आप भी ग्रो करना चाहोगे, और आपको अपने ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, खर्चे करने होंगे. तो ये जो आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का कंसीडरेबल अमाउंट क्या होता है? री इन्वेस्ट हो जाता है. प्रॉफिट को आप क्या करते हो? री इन्वेस्ट करते हो. री इन्वेस्ट प्रॉफिट को आप दोबारा लगाते हो उसी बिजनेस में, उसी प्रोडक्ट में, ताकि आप ग्रोथ को मेंटेन रख सको. वरना अगर आपने इस ग्रोथ फेज में पैसा निकालना शुरू कर दिया ना, तो उस कंडीशन में आपका ग्रोथ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और आप इंडस्ट्री के साथ ग्रो नहीं कर पाओगे. तो यू विल हैव टू मेक री इन्वेस्टमेंट
ताकि आप ग्रोथ को मेंटेन करो। अब जरा गौर करो, क्वेश्चन मार्क और स्टार में क्या फर्क है? क्वेश्चन मार्क में भी मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है और स्टार में भी मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बट दोनों में बड़ा एक बेसिक सा फर्क है। वो ये है कि स्टार इतना प्रॉफिट जनरेट करता है कि उसी के प्रॉफिट का हम कंसिडरेबल अमाउंट उसमें हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बाहर से पैसा डालने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन मार्क को हमें जेब से पैसा डालना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क को बाहर से पैसा हमें इन्फ्यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क किसका शेयर ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहां से मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अब बन गया स्टार। अब समझो व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टार, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपने अपने हाई मार्केट शेयर को मेंटेन करके रख लिया री इन्वेस्ट कर करके, तो ऐसे सिचुएशन में धीरे धीरे इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट तो लो होगा। इंडस्ट्री तो धीरे धीरे मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन, यही प्रोसेस है। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा? लो होगा। जब इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट लो होगा और आपने अपने शेयर को हाई पे मेंटेन करके रखा हुआ है थ्रू इन्वेस्टमेंट, और ग्रोथ रेट लो होता है, उस कंडीशन में आपका ये जो स्टार है ना, ये खिसक के इस बॉक्स में जाएगा, एंड हियर इट इज कॉल्ड एज कैश कॉ। एंड इसी कैश कॉ में कन्वर्ट होने की पोटेंशियल के वजह से आप इसको स्टार बुला रहे हो। स्टार इज कॉल्ड एज स्टार बिकॉज इफ एवरीथिंग गोज वेल देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश कॉ, एंड कैश कॉ इज अ वेरी प्रेफर्ड पोजीशन। क्योंकि कैश कॉ में क्या होता है, देखो आपका ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का लो है, यानी कि आप मैच्योरिटी स्टेज में हो, और यानी कि यहां आपको शेयर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। हालांकि जो आपका कैश कॉ है उसका प्रॉफिट लेवल स्टार से कम होगा, लेकिन री इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से बहुत बड़ा आपको यहां सरप्लस कैश जनरेट होता है। यहां क्या जनरेट होता है? सरप्लस कैश जनरेट होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैश कॉ। सरप्लस कैश मिल रहा है आपको, आप इस सरप्लस कैश को कहां लगा सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर हमें जरूरत है। कहां जरूरत है? क्वेश्चन मार्क को पैसे चाहिए थे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कैश कॉ से मेरा सरप्लस कैश आ रहा है उस कैश को हम कहां मूव कर सकते हैं? वो कैश हम उठा के क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स अलोकेशन। इसको क्या कहते हैं हम? रिसोर्स अलोकेशन। कि मेरा एक प्रोडक्ट था क्वेश्चन मार्क में, एक प्रोडक्ट था कैश कॉ वाले कैटेगरी में, तो कैश कॉ वाले कैटेगरी के प्रोडक्ट से मुझे सरप्लस कैश आ रहा था, उस कैश को उठा के मैंने क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स अलोकेशन। ये हमारा कैश कॉ हो गया। अब चलते हैं फोर्थ। यहां क्या है? दोनों चीजें लो हैं, जरा गौर करो। आपका बीजीआर भी क्या है? लो है, और आपका आरएमएस भी लो है ना? आरएमएस क्या है? लो। बीजीआर क्या है? लो। यानी कि ग्रोथ रेट भी लो है और आपका मार्केट शेयर भी लो है। तो दिस स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड एज डॉग। अच्छा, इसको डॉग क्यों कहते हैं? जरा सोचो। इसको डॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉग क्या करता है? हम कहते हैं डॉग बार्क करके हमें भौंकता है ना, वो जब घर में कोई अनवांटेड आदमी आ जाए तो कुत्ता क्या करता है? भौंक के आपको अलार्म कर देता है कि भाई ये चोर आ गया, राइट? सो दिस इज व्हाट द डॉग इज ऑल अबाउट। तो अगर आपकी कंपनी इस पोजीशन में आ रही है ना, तो दैट कंपनी इज अलार्मिंग यू। हम कहते हैं सर इसमें कुत्ते बिल्ली गाय सब आ गए इस मैट्रिक्स में, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि यहां जो कंपनी ऑपरेट कर रही है ना, वो यूजुअली बीईपी पे ऑपरेट कर रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ब्रेक इवन पे है, और ये कभी भी लॉस बुक कर सकते। सवाल आता है क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या इसको बंद कर दें? क्योंकि देखो इंडस्ट्री ऑलरेडी लो रेट पे है और इसमें भी आपका मार्केट शेयर लो है, यहां से आप प्रॉफिट की उम्मीद तो बिल्कुल ही मत करो। ये बीईपी पे काम कर रही है, इसको रखें या ना रखें। तो अगर कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो आप कभी कभी डॉग को मेंटेन भी किया जाता है, अदरवाइज इसको डाइवेस्ट भी कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम डाइवेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है तो इसमें इन्वेस्ट भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाता, बट आपको याद रखना है कि ये बीईपी पे ऑपरेट कर रहा है। इस तरह से आपके चार सेल है। अगर मान लो आपके कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट है ए बी सी डी, तो अब आप करते क्या हो? बेसिकली अगर 4 प्रोडक्ट है, मान लो एक्स कोई कंपनी है, इसके पास 4 प्रोडक्ट है ए बी सी डी, तो ये क्या देखेंगे? इन चारों प्रोडक्ट को इन 2 क्राइटेरिया पे देखेंगे, आरएमएस और बीजीआर पे, और फिर देखते हैं ये चारों प्रोडक्ट कहां लाई करते हैं। मान लो आपका जो ए है वो किसी एक बॉक्स में आ रहा है, लेट्स से ए इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, सी इधर आ रहा है, डी इधर आ रहा है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट पे मुझे किस तरह की स्ट्रैटेजी लगानी होगी। ए को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और सरप्लस कैश कौन दे रहा है? सी। तो सी का पैसा निकाल के किस में डाल देंगे? ए में डाल देंगे। बी से क्या हो रहा है?
प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस प्रॉफिट का फिर से हम बड़ा हिस्सा क्या करेंगे, बी में इन्वेस्ट कर देंगे। डी जो मेरा डॉग है, डॉग को क्या कर दिया हमने, डाइवेस्ट कर दिया। तो ये जो आप डिसीजन ले पाते हो ना, ये डिसीजन इसी आधार पर ले पाते हो कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा किस सेल में लाई कर रहा है। और इसके आधार पे 4 तरह के स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट आइडेंटिफिकेशन, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। बिल्ड का होता है शेयर मार्केट बढ़ाना, होल्ड का मतलब होता है शेयर मार्केट को प्रिजर्व करना, डाइवेस्ट का मतलब आप हार्वेस्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाना, और डाइवेस्ट का मतलब होता है बिजनेस को सेल ऑफ कर देना, बंद कर देना। तो 4 तरह की स्ट्रेटजीज होती है, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, जो इन सेल्स पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। लेट्स सी दिस। The BCG growth share matrix is the simplest way to portray a corporation portfolio of investment. जनरल बात है। It is also known as a cow and dog metaphors. For its cow and dog metaphors is popularly used for resource allocation in a diversified company. तो इसको ध्यान में रखना है, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन है ना, और क्या पूछा जा चुका है सर एक बार, क्या कहा था रिसोर्स एलोकेशन में, जैसे हमने कहा सर कैश कॉस्ट से पैसा निकाल के किधर डाल दिया, क्वेश्चन मार्क में डाल दिया, यही तो है रिसोर्स एलोकेशन। यूजिंग बीसीजी अप्रोच अ कंपनी क्लासिफाई इट्स डिफरेंट बिजनेसेस ऑन अ 2-डायमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। कितने डायमेंशन पे, 2 डायमेंशन पे। वर्टिकल एक्सेस पे रख लेते हैं हम मार्केट ग्रोथ रेट को, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम रख लेते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर। हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब ये एक्स हो गया, और वर्टिकल एक्सेस मतलब वाई हो गया। तो वर्टिकल एक्सेस पे क्या रख दिया हमने, मार्केट ग्रोथ रेट, और हॉरिजॉन्टल पे रख दिया रिलेटिव मार्केट शेयर। अभी भी हमने देखा था। सो दिस इज आवर मार्केट ग्रोथ रेट, दिस इज आवर रिलेटिव मार्केट शेयर, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश कॉ, डॉग, इस तरह से मूवमेंट होती है ना। सी दिस। तो पहला क्या हो गया हमारा, स्टार। याद करो स्टार किधर आया, हाई हाई, है ना, दोनों में क्या था, उसमें हाई था। तो स्टार्स आर प्रोडक्ट और एसबीओ दैट आर ग्रोइंग रैपिडली, नो डाउट। They also need heavy investment to maintain their position and finance their rapid growth potential. They represent best opportunities for expansion. हमने क्या कहा, हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो स्टार को हमने क्या कहा, बीजीआर क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ रेट हाई होगा, आरएमएस भी क्या होगा, हाई होगा। क्या ये प्रॉफिट देगा, हम बोलेंगे प्रॉफिट देगा, हम बोलेंगे यस प्रॉफिट हाई होता है, बट प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। याद है ना आपको, दैट्स इट, इतना याद रहे ना, इसी को लिख के आना है। देखो फिर से सुनो, क्या बोलते हैं, स्टार्स आर प्रोडक्ट और एसबीओज दैट आर ग्रोइंग रैपिडली बिकॉज हाई मार्केट शेयर हाई ग्रोथ रेट है, तो ग्रोइंग रैपिडली। हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बट बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट ही आपको सफिशिएंट रिटर्न दे रहा होगा, उसी को आप क्या कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक्सपेंशन का ये सबसे बेस्ट सिचुएशन, सबसे बेस्ट आपका सिनेरियो है। सेकेंड वन इज कैश कॉ। कैश कॉ में क्या था, हाई मार्केट शेयर लो ग्रोथ रेट, तो बीजीआर लो होता है, आरएमएस हाई होता है, ये क्या करेगा, सरप्लस कैश जनरेट करेगा। कैश कॉ आर लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर बिजनेस, तो वहां आपका इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, लो है, लेकिन आपका मार्केट शेयर क्या होता है, हाई होता है। दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट, ये क्या देता है हमें, सरप्लस कैश, क्या जनरेट करते हैं, और कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, तभी सरप्लस कैश मिलता है। दे आर एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। हमने क्या कहा, यहाँ इन्वेस्टमेंट कम लगता है, इसीलिए ये कैश दे पाता है हमें। इन लॉन्ग रन व्हेन द ग्रोथ रेट स्लोज डाउन, स्टार्ट बिकम्स कैश कॉ। थर्ड इज योर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या था, ये इंट्रोडक्शन फेज था। These are also called as problem children और वाइल्ड कैट्स। यहां क्या है, लो मार्केट शेयर है जबकि ग्रोथ रेट हाई है। सो हैविंग लो मार्केट शेयर इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर। यहां बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, तो दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट विद लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। तो यहां आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, आपको हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है ताकि आप इसको किसी तरह से स्टार में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन मार्क, इफ लेफ्ट अनअटेंडेड आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप। इसको अगर आप सही तरह से डील नहीं करोगे तो ये कैश ट्रैप है, क्योंकि ये आपको रिटर्न देने से रहा। आपको इसमें इन्वेस्ट करके इसको कहां भेजना है, या तो स्टार में कन्वर्ट करो या इसको डाइवेस्ट कर दो, अदरवाइज इट विल बी प्रूव्ड एज अ कैश ट्रैप्स। सिंस ग्रोथ रेट इज हाई, इंक्रीजिंग इट शुड बी रिलेटिवली ईजियर। इट इज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टर्न देम स्टार्स एंड देन कैश कॉ व्हेन द ग्रोथ रेट रिड्यूसेस। सो आपको क्या करना होता है कि आप क्या कहते हो कि चूंकि बिजनेस का ग्रोथ रेट हाई है, इसीलिए हम इसके मार्केट शेयर को बढ़ाना हमारे लिए आसान होगा, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है स्टार में, और जब ग्रोथ रेट कम होगा तो स्टार कन्वर्ट हो जाएगा कैश कॉ में। दैट शुड बी आवर प्लान। देन वी हैव द डॉग्स। डॉग्स को हमने क्या कहा था, बीईपी पे। डॉग्स आर लो ग्रोथ लो शेयर बिजनेस, तो अब इसमें ग्रोथ रेट भी लो है, आपका मार्केट शेयर भी लो है। दे मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट डू नॉट हैव मच फ्यूचर। इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस।
Sometimes they may need to cash to survive. Sometimes investment is required and dog should be minimized by means of divestment or liquidation. हम कहते भाई डॉग है ना, तो अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस नहीं है तो क्या करो, इसको डाइवेस्ट कर दो. ठीक है, अब आ जाओ बीसीजी मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजीज. कितने बताए थे मैंने आपको? 4. बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट. आफ्टर फर्म हैज क्लासिफाइड इट्स प्रोडक्ट्स और एसपीयूज, it must determine what role each will play in the future. The 4 strategies can be pursued here. इसको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से. पहला हो गया बिल्ड करना. बिल्ड करने का मतलब क्या होगा? मार्केट शेयर को बिल्ड करना. आपने जैसे स्टार में आपने क्या किया था? स्टार में आपने बहुत बड़ा हिस्सा री इन्वेस्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि आप शेयर बिल्ड करना चाह रहे थे, मार्केट शेयर को बढ़ाना चाह रहे थे. सो हियर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर even by foregoing short-term earnings in favor of building a strong future. What you did in the case of question mark, or what you did in the case of star itself. Star की बात कर लो ना, कि आपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया. क्यों किया? आप प्रॉफिट को तो निकाल भी सकते थे, आप बोले नहीं, क्योंकि ये कल के डेट में कैश कॉम में कन्वर्ट होगा, तो फिर ये मुझे सरप्लस कैश देगा. अभी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करूं, मैं मार्केट शेयर को बिल्ड करूं, जितना ज्यादा हो सके मार्केट शेयर को मैं हाई करूं, ताकि बाद में मैं इसका फायदा ले सकूं. तो शॉर्ट टर्म अर्निंग को आप फॉरगो कर रहे हो ना, एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर मार्केट शेयर. दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड. सो बिल्ड मीन्स इंक्रीज मार्केट शेयर इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग इन फेवर ऑफ गुड फ्यूचर. सेकेंड इज होल्ड. होल्ड करने का मतलब क्या होता है? बचा के रखना. तो कहां बचा के रखने की बात करी थी हमने? कैश कॉम में. कैश कॉम में आपने क्या कहा था? मार्केट शेयर को होल्ड करके रखो, और सिर्फ होल्ड करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है इन द केस ऑफ कैश कॉ, और आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है. सो होल्ड करने का मतलब है मार्केट शेयर को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना. हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व मार्केट शेयर. व्हाट इज हार्वेस्ट? हार्वेस्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैश फ्लो बढ़ाना. आपने क्या किया था? आपने कैश कॉ से पैसा निकाल के कहां डाला था? क्वेश्चन मार्क में डाला था, राइट? सो दैट वाज व्हाट? हार्वेस्टिंग. So here objective is to increase short-term cash flow regardless of long-term effect. And last one is the divest. Divest का मतलब होता है sell or liquidate the business. Business को sell कर देना, business को liquidate कर देना is called as divestment. So this is your 4 strategies. क्या बोलोगे? Build, hold, harvest, divest. Build, hold, harvest, divest. शेयर को बढ़ाना build, शेयर को preserve करके रखना hold, है ना? शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाना हार्वेस्ट, और बेच देना, सेल कर देना, लिक्विडेट कर देना इज डाइवेस्ट. दिस इज इट. दिस इज अ क्वेश्चन. इसको एक बार पढ़िएगा ठीक से. आंसर को ढक के पढ़ना, आंसर को मत देख के मत पढ़ना, राइट? क्या करना? आंसर को हाइड कर देना और उसको एक बार पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करिएगा. ठीक है, दिक्कत हो तो बताना. नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4, जी मैट्रिक्स, या इसको हम स्टॉप लाइट मॉडल भी कहते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स. ये क्या होता है? इसको हम जी मैकिन्जे मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना? तो जी कंपनी में बना था, मैकिन्जे वाज द कंसल्टेंसी फर्म. तो जी और मैकिन्जे दोनों का कंट्रीब्यूशन है. इसको इसलिए इसको जी मैकिन्जे मैट्रिक्स भी कहा जाता है, या इसको जी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है. ये स्टॉप लाइट से इंस्पायर्ड है, जो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट होता है ना, उससे इंस्पायर्ड है, इसलिए इसको स्टॉप लाइट मॉडल भी कहा जाता है. सो दिस इज आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल. तो 3 मॉडल हम देख चुके हैं. हमने पहला देखा था ईगर एंड सॉफ्ट, दूसरा देखा था एडीएल, तीसरा देखा हमने बीसीजी. द फोर्थ वन इज जीई मैट्रिक्स. लेट्स सी दिस, राइट? सी दिस. क्या कह रहे हैं हम लोग? दिस मॉडल हैज बीन यूज्ड बाय जीई कंपनी. जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इस मॉडल को यूज किया था. डेवलप्ड बाय जीई विद असिस्टेंस ऑफ कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से. तो इसीलिए इसको हम जीई मैकिन्से भी कहते हैं. तो अगर आपको जीई मैकिन्से में पूछे एग्जामिनेशन में, तो आप समझ जाना आपसे क्या पूछा जा रहा है. जीई मैकिन्से मॉडल का मतलब भी यही मॉडल है, जीई मॉडल ही. This model is also known as business planning matrix, या GE 9 cell matrix, या GE मॉडल भी कहते हैं. बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, GE 9 cell matrix, या GE मॉडल भी इसको कहा जाता है. 9 cell matrix क्यों कहते हैं? तो इसमें 9 सेल बनते हैं, है ना? इसमें कितने सेल बनते हैं? 9 सेल. क्यों बनते हैं अभी देखोगे आप. द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच इन दिस मॉडल हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स. ये कहां से इंस्पायर्ड है? ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक बार आ चुका है, कि कौन सा मॉडल है जो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से इंस्पायर्ड है, एक्सप्लेन करो. तो क्या बोलोगे? जीई मैकिन्से मॉडल, या जीई मॉडल, या जीई 9 सेल मॉडल, या बिजनेस प्लानिंग मॉडल, या जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स. सबका मतलब एक ही है. दीज द लाइट्स दैट आर यूज्ड एट क्रॉसिंग टू मैनेज ट्रैफिक. ये ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स की बात हो रही है. जैसे ग्रीन फॉर गो, येलो फॉर कॉशन, एंड रेड फॉर स्टॉप. इसका इस्तेमाल हुआ इस मैट्रिक्स में.
So that is why we say that this matrix is inspired from traffic control lights. This model uses two factors while taking a strategic decision. एक तो बिजनेस स्ट्रेंथ होता है, एक मार्केट अट्रैक्टिवनेस होता है. हम कहते हैं सर सभी मॉडल में तो ऐसा ही था, किसी मॉडल में इससे अलग थोड़ी था, क्योंकि पोर्टफोलियो एनालिसिस होता ही है दो डायमेंशन पे, इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस पे और आपके बिजनेस के स्ट्रेंथ पे. तो जितने मॉडल बनेंगे इसी दो डायमेंशन पे बनेंगे, राइट. अब जरा गौर करो. सो दो डायमेंशंस पे, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस पे. तो मैं आपको फटाफट कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है, फिर हम लोग थियरी देख लेंगे. थियरी में तो कुछ है ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको. देखो, आपने बीसीजी देखा अभी, आपने क्या देखा अभी? बीसीजी देखा. बीसीजी क्या कहता है? बीसीजी कहता है कि आप रिलेटिव मार्केट शेयर ले लो और आप बिजनेस ग्रोथ रेट ले लो. रिलेटिव मार्केट शेयर और बिजनेस ग्रोथ रेट में आपने दो स्केल ले लिया, हाई एंड लो का, तो आपको 4 सेल का मैट्रिक्स बन गया. जी मैकिन्से क्या कहता है? देखो, जी मैकिन्से कहता है पहली बात, ये कहता है पहली बात ये बताओ आपका आरएमएस क्या है. तो हमने कहा कि सर जो आरएमएस है हमारा वो रिलेटिव मार्केट शेयर है. तो फिर इन्होंने पूछा इससे क्या बता रहे हो आप? तो हमने कहा सर इससे हम बिजनेस के पोजीशन को बता रहे हैं, बिजनेस के स्ट्रेंथ को बता रहे हैं कि बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है. तो जी मैकिन्से का कहना है कि भाई ये बताओ कि सिर्फ मार्केट शेयर किसी बिजनेस का स्ट्रेंथ कैसे बताएगा. हमने पूछा मतलब? वो कहते क्यों, क्या किसी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेंथ, उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल, है ना, उसका इनोवेशन, क्या ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती? सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर के आधार पे आप बिजनेस के स्ट्रेंथ को बता रहे हो. पहला सवाल तो यही रेज हो गया कि किसी भी बिजनेस के स्ट्रेंथ को अगर हम देखेंगे, और आपने अभी इससे पहले कई बार पढ़ा है बिजनेस स्ट्रेंथ के बारे में कि किसी बिजनेस के स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे, तो क्या सिर्फ मार्केट शेयर के आधार पे देखोगे? क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखोगे? यस और नो? क्या आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं देखोगे? क्या आप टेक्नोलॉजी नहीं देखोगे? क्या आप ये नहीं देखोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रांग है? क्या आप ये नहीं देखोगे उसका फाइनेंशियल कंडीशन कितना स्ट्रांग है? यस और नो? देखोगे ना? देखोगे. तो ऐसा क्यों किया आपने कि एक ही फैक्टर के आधार पे आपने बिजनेस स्ट्रेंथ को बता दिया? तो जी मैकिन्से एक सोल्यूशन लेके आता है. जी मैकिन्से कहता है कि जो मैं बिजनेस स्ट्रेंथ बताऊंगा आपको, वो बिजनेस स्ट्रेंथ एक ही फैक्टर पे नहीं होगा, बल्कि इसको डिटरमिन करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे. मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर्ड, और फिर हम उसका वेटेड एवरेज निकाल लेंगे. आप करते हो ना एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आप क्या देखते हो कि वी कैन प्रोक्योर सोर्स फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. So we said that we procured some fund from debt, and some in form of preference shares, some in form of equity shares, and then we have to calculate the overall cost of the company. So we go for the weighted average cost of capital. तो हम तीनों का इंडिविजुअल कॉस्ट देख लेते हैं कि क्या उनका क्या कॉस्ट है, फिर हम तीनों का प्रोपोर्शनेट वेट देख लेते हैं, राइट. कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हम वेटेड एवरेज निकालते हैं. वी डू दैट. तो एग्जैक्टली इन सेम फैशन जी मैकिन्से कहता है कि बिजनेस स्ट्रेंथ विल बी डिटरमिन्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग मार्केट शेयर. हम मार्केट शेयर को ये नहीं कह रहे कि मार्केट शेयर का इंपॉर्टेंस नहीं है, मार्केट शेयर का इंपॉर्टेंस है, बट मार्केट शेयर के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी होंगे और मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करके उनका वेटेड एवरेज निकलेगा, वो मेरा बिजनेस स्ट्रेंथ बताएगा. हमने कहा चलो फेयर एनफ. बात आई इंडस्ट्री की. उन्होंने बोला ये क्या है बताओ. हमने कहा सर ये बिजनेस ग्रोथ रेट है. पूछा ये क्या करता है? तो मैंने कहा सर ये बताता है कि इंडस्ट्री कितना अट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को बताता है. तो फिर ये क्या कहता है? वाह भाई बड़े होशियार हो, मतलब सिर्फ ग्रोथ रेट से आप इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस बता रहे हो. अगर मान लो ग्रोथ रेट हाई है लेकिन कंपटीशन हाईली इंटेंस है, जिसकी वजह से कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है, तो क्या होगा? क्या वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगा? हम कहते कहना क्या चाह रहे हो आप? कहते देखो ऐसा है कि आप जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को सिर्फ ग्रोथ रेट से ले रहे हो ना, ऐसा मत करो. आप मल्टीपल फैक्टर्स लो, आप इंडस्ट्री के मल्टीपल फैक्टर्स लो और उन मल्टीपल फैक्टर्स का वेटेड एवरेज लो. जैसे ही वेटेड एवरेज ले लोगे आपको क्या मिल जाएगा? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मिल जाएगा, जो ज्यादा सटीक होगा, इंक्लूडिंग ग्रोथ रेट. हम ये नहीं कह रहे कि ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ रेट भी होने चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, इंडस्ट्री में लेवल ऑफ कंपटीशन, ये सारे एस्पेक्ट को आप कंसीडर करो और फिर जाके आपको इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस मिलेगा. तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया. इसका मतलब इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी किस पे आधारित है? मल्टीपल फैक्टर्स पे आधारित है, बेस्ड ऑन
मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये दोनों ही डायमेंशंस जीई सेल का, जीई मैट्रिक्स का दोनों ही डायमेंशंस, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इसको बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस दोनों ही मल्टीपल फैक्टर्स पे आधारित है। यहां सिर्फ मार्केट शेयर या ग्रोथ रेट की बात नहीं हो रही। एक तो ये आ गया। फिर कहते हैं, फिर उन्होंने हमसे पूछ दिया, भाई ये बताओ, आप कह रहे हो मार्केट शेयर हाई होगा, लो होगा, मीडियम नहीं हो सकता क्या? हमने कहा हाँ क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने कहा तो हो ही सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 स्केल ले लिया, हाई के साथ साथ, हाई लो के साथ साथ क्या किया उन्होंने, मीडियम को ले लिया। तो अब हमारे पास 3 स्केल हो गए, हाई, मीडियम एंड लो। इधर भी क्या आ गया, हाई, मीडियम एंड लो। तो हाई भी है, लो भी है, मीडियम है। और जैसे ही आपने 3 स्केल लिया, सेल्स कितने बन गए, 9 सेल्स बन गए। दिस इज अ 3x3 9 सेल मैट्रिक्स। ये मैकिन्से क्या है, 3x3 इज इक्वल टू 9 सेल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या कहता है, सुनो। अब ये कहता है, देखो, अगर आप इधर हैं इन तीनों में, देखो पहले डायगोनल वाला लो। देखो ये डायगोनल बॉक्सेस जो है ना आपके, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपका येलो जोन है। यानी कि अगर आपकी कंपनी ये डायगोनल 3 बॉक्सेस में आ रही है ना, देन यू हैव टू बी कॉशियस। आपको क्या रहना है, कॉशियस रहना है ना। ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये सेल, ये सेल और ये सेल, ये आपका ग्रीन जोन है। यानी कि अगर आप इन 3 सेल में आते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। और ये जो आपका 3 सेल है ना, ये आपका रेड जोन है। तो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट में हमारे पास 3 कलर होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड। और यहां भी हमारे पास 3 कलर से हम इसको शो कर दिया मैंने आपके लिए, ग्रीन, येलो, रेड। सो इफ यू फॉल इन द ग्रीन जोन यू विल ग्रो, इफ यू फॉल इन द येलो जोन यू हैव टू बी कॉशियस। तो हम कहते हैं होल्ड करो, या क्या करो, होल्ड, होल्ड, होल्ड। और अगर ग्रीन जोन में है तो ग्रीन में क्या करो, बिल्ड। याद आया आपको, बिल्ड। ग्रीन में क्या करो, बिल्ड। और जब रेड में जाते हो तो यहां आप क्या कर सकते हो, हार्वेस्ट। यहां भी आप क्या कर सकते हो, हार्वेस्ट। यहां गए तो क्या करना होगा आपको, डाइवेस्ट, है ना। सो बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट इसमें भी अप्लाई होगा, बस इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम बीसीजी। देयर इज 2 डिफरेंसेस। पहला, वो सिंगल सिंगल फैक्टर डायमेंशंस पे आधारित थे। जी मैकिन्से में डायमेंशन को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात, उसमें मीडियम नहीं था, जी मैकिन्से में मीडियम है, जिसकी वजह से 9 सेल मैट्रिक्स बन जाता है। 3 कैटेगरी हमने बनाया, ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं, अगर आप येलो जोन में हैं तो आपको होल्ड करना होगा, अगर आप रेड जोन में हैं तो हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट आपको अप्लाई करना होगा। दिस इज योर जीई मैकिन्से मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो, इन दिस मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स को देखें, अंडरस्टैंडिंग द जी मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स वर्टिकल एक्सिस पे आ गया मार्केट अट्रैक्टिवनेस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया बिजनेस स्ट्रेंथ, ठीक है। द मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमने कहा था ना मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर होंगे। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कितने फैक्टर्स पे आधारित है, जैसे साइज ऑफ मार्केट, ग्रोथ रेट आ गया। बीसीजी सिर्फ किस पे था, ग्रोथ रेट पे था। तो ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, मतलब कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन इंटेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग ट्रेंड्स क्या है, ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न इन द इंडस्ट्री क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन है या नहीं है, डिमांड वेरिएबिलिटी, सेगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कैसा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करके मार्केट अट्रैक्टिवनेस को डिसाइड किया गया या इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को डिसाइड किया गया। सारे फैक्टर नहीं, 4-5 फैक्टर दिमाग में रखना काफी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करो, बिजनेस स्ट्रेंथ के लिए भी क्या किया गया, मल्टीपल फैक्टर्स को इसमें भी कंसीडर किया गया। जैसे आपका मार्केट शेयर ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, आपका ब्रांड इमेज कितना स्ट्रांग है, एबिलिटी टू कंपीट ऑन प्राइस एंड क्वालिटी, कस्टमर लॉयल्टी है या नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है आपकी, रिलेटिव कॉस्ट पोजीशन, मैनेजमेंट कैलिबर एक्सेट्रा। ये सब के सब फैक्टर्स कंसीडर किए गए बिजनेस स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए। ऐसा बीसीजी में हुआ था क्या, नहीं। बीसी में इंडिविजुअल फैक्टर था, बिजनेस ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। जबकि हम यहां कह रहे हैं कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस के लिए मल्टीपल फैक्टर और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के लिए मल्टीपल फैक्टर्स विल बी कंसीडर्ड। 4-4, 5-5 फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। ये आपका ग्रीन वाला सेक्शन हो गया, फिर आपका येलो वाला सेक्शन हो गया, फिर आपका रेड और यहां डाइवेस्ट वाला ऑप्शन हो गया। देखना, पहला सेक्शन आ गया ग्रीन सेक्शन, जो ग्रीन वाला पार्ट था। इफ अ प्रोडक्ट फॉल्स इन ग्रीन सेक्शन द बिजनेस
इज एट एडवांटेजेस पोजीशन, क्योंकि ग्रीन सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो आप कैसे पोजीशन में, एडवांटेजेस पोजीशन में, टू रीप द बेनिफिट द स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैन बी टू एक्सपैंड, टू इन्वेस्ट एंड ग्रो। तो ग्रीन जोन में है तो एक्सपैंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो करेंगे। अगर हम एम्बर या येलो जोन में, तो एम्बर या येलो जोन में है तो हम क्या होंगे, कॉशन, बोलेंगे नीड कॉशन। मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ये बहुत ज्यादा आपका बहुत सुटेबल सिचुएशन नहीं है, आपको कॉशियस रहना होगा। और अगर आपको ग्रो करना है तो अब मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। देन वी हैव द रेड सेक्शन। अगर आप रेड जोन में हैं तो इसका मतलब इट विल इवेंचुअली लीड टू लॉसेस दैट वुड मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां लॉस होने के चांसेस बनते हैं। हार्वेस्ट करेंगे, डाइवेस्ट कर देंगे। इन सच केसेस अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी शुड बी रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। यहां रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट या लिक्विडेशन को अप्लाई करते हैं और कंपनी को क्या कर देते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं। बीसीजी वर्सेस सी जी, अभी अभी आपने समझा है ना, क्या समझा आपने डिफरेंस, मैं आपको समझा चुका हूं। तो दो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस है देखो। पहला, फर्स्टली, मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्लेसेस मार्केट ग्रोथ as the dimension of industry attractiveness and includes a broader range of factors other than just the market growth rate। हमने कहा कि सर सबसे पहले तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आ गया बिजनेस ग्रोथ रेट की जगह, और बिजनेस स्ट्रेंथ आ गया आरएमएस की जगह, रिलेटिव मार्केट शेयर की जगह। और इन दो फैक्टर्स को डिटरमिन करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया गया, पहला। सेकंड, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ रिप्लेसेस मार्केट शेयर एज द डायमेंशन बाय विच द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ईच एसपीओ इज असेस्ड। इसमें, इस बॉक्स में हमने बस यही बताया है कि आपने दोनों डायमेंशन को चेंज कर दिया, राइट। लेकिन क्या सर हम ये मेंशन कर सकते हैं, यहां तो सिर्फ डायमेंशन की बात की गई है, क्या हम हाई मीडियम लो मेंशन कर सकते हैं? तो यस, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स में सिर्फ हाई एंड लो था, जबकि जी मैकिन्से में मीडियम को इंक्लूड किया गया। पहला क्या किया गया, दोनों डायमेंशन बदल दिए गए और दोनों डायमेंशन को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल फैक्टर को कंसीडर किया गया, और दूसरा क्या हो गया, मीडियम को इंक्लूड कर लिया गया। दिस इज ऑल अबाउट योर जी मैकिन्से मैट्रिक्स, दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, जैसे मैंने आपसे कहा था, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, जस्ट बिकॉज दिस चैप्टर इज फुल ऑफ स्ट्रैटेजी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, खास करके तैयार करना है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बड़े वाइटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे भी कई बार कई जगह आप यूज करोगे, फाइनल में भी रेफरेंसेज आएंगे आपको जगह बजगह इन कॉन्सेप्ट्स का। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा काम आएंगे, राइट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको क्या करना है, थॉरली पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना, अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना, 5th चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 1 रिवीजन इज रिक्वायर्ड। एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, मैं अवेलेबल हूँ, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। So we'll stop here. In next lecture, we will start with chapter number 5. So we'll stop here in this lecture. Thank you everyone. Keep working hard. Keep shining. Bye bye. Take care.